चलिए, तो आज हमको मनुष्य का पाचन तंत्र देखना है। तो ये जो मनुष्य का पाचन तंत्र अभी जो पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग बहुत बेसिक से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मतलब कि किस प्रकार से मौत से जो पाचन की क्रिया है वो शुरू होती है और एनएस तक जा कर के समाप्त होती है, इस क्रिया को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक का जो भोजन के पचने का जो प्रोसेस है, इस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। अब जितने भी यहाँ पर अंग हमको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो लीवर हो, चाहे स्टमक हो, या है ये पेंक्रियास हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो या फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो, गॉल ब्लैडर हो या फिर इसोफेगस हो, इन सब से जो हमको जो इनका जो भूमिका है भोजन को पचाने में, इसको हम लोग डिटेल में इस प्रकार से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, किस प्रकार से भोजन का जो पाचन होता है वो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमको माउथ से शुरू करना है। तो माउथ से मतलब मुख में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि दांत है, जीभ है, या फिर जो लार ग्रंथियां हैं, उन सब को हमको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, मतलब सभी चीज़ों को इस प्रकार से डिटेल में समझते जाएंगे। भोजन को पचाने में इन सभी का योगदान होता है। लार ग्रंथियों के माध्यम से जो एंजाइम रिलीज किया जाता है, जो लार निकलता है, उसके माध्यम से जो भोजन का पाचन होता है। दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उसके माध्यम से ही भोजन का पाचन होता है। उसके बाद अंदर जाने के बाद जो हमारे पेट में जो HCl जो अम्ल मिलता है, जो एंजाइम वहाँ पर रिलीज होता है, उन सभी एंजाइम के द्वारा जो भोजन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब वसा, इन सब का पाचन किस प्रकार से होता है, कैसे बहुत सारे और अंग है जो कि वहाँ पर कुछ पाचक रस स्त्रावित करते हैं, उसके माध्यम से किस प्रकार से पाचन होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले मुख से शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये दांत के बारे में पहले बात करेंगे, कितने प्रकार का दांत होता है, कैसे होता है, बच्चों में क्या होता है, इन सबको। मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। ठीक है, मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, आप सभी को पता होगा, जानते हैं। जिसमें से 20 अस्थायी दांत होते हैं। मतलब कि 20 अस्थायी दांत, मतलब कि ये दांत ऐसे होते हैं जो कि 2 बार उगते हैं, है ना। पूरे जीवन काल में मनुष्य का जो 20 जो अस्थायी दांत होता है वो 2 बार उगता है। जैसे कि बच्चों में आप जानते होंगे ना, दूध का दांत बोलते हैं, है ना। दूध का दांत उगा है, दूध का दांत फिर से कुछ दिनों बाद क्या होता है, पूरा पूरा झड़ जाता है, दोबारा फिर से दांत उगता है। इस प्रकार से आप लोग जानते भी हैं, बच्चों को आप देखे भी हैं। बच्चों का एक बार दांत उगता है, वो पूरा का पूरा क्या होता है, झड़ जाता है, फिर से उसको दोबारा दांत उगता है ना, जो कि परमानेंट होता है। तो सबसे पहले तो एक तो हम लोगों ने क्या समझा कि यहाँ पर जो 32 दांत हैं, वो 32 दांतों में कौन कौन सा दांत है, इसको हमको यहाँ पर समझना है। अब जैसे कि अगर बच्चों में बात करेंगे तो यहाँ पर 20 दांत रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 20 दांत ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 32 दांत है। तो कौन कौन सा दांत बच्चों में होता है, कौन सा दांत बच्चों में नहीं होता है, कौन सा दांत वयस्क में होता है, किस दांत को क्या क्या बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि इसको आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें आप देखिए बच्चे का जो दांत है, या फिर इसको भी आप समझ लीजिए, ये वयस्क का जो भी हमको इस प्रकार से जब दांत दिखाई देता है, इसमें ये वाले हिस्से में जो 4 दांत दिखाई दे रहे हैं, ये इसी प्रकार से ये वाले हिस्से में जो ये जो 4 दांत दिखाई दे रहे हैं, ये है ना, ये 4 और 4 8, इस 8 दांत को बोलते हैं इंसीजर। ठीक है, इंसीजर नाम से इसको जाना जाता है। शुरू का जो ऊपर का और नीचे का जो 4 दांत शुरू में जो हमको दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं, है ना। यहाँ पर सीजर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कैंची क्या होता है, काटने का काम करता है ना, इसी प्रकार से सामने का जो भी दांत है, जब भी हम कुछ खाते हैं, मान चलो इस प्रकार से आपको रसगुल्ला खिलाया जाए, आप इस प्रकार से मिठाई या फिर रसगुल्ला का जब ऐसे मुंह में डालकर काटेंगे तो सामने के ही दांत से काटेंगे, ऐसा तो नहीं कि सीधा आप इधर जबड़े साइड ले जाएंगे, है ना, या फिर यहाँ पर मोलर, प्री मोलर, इससे काटेंगे, ऐसा नहीं है। तो शुरू का ही जो दांत होता है, ये 4 और यहाँ पर ही 4, मतलब टोटल यहाँ पर जो 8 दांत होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंसीजर कहते हैं। चलिए, तो ये 8 दांत हो गया इंसीजर का। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमको यहाँ पर ये वाला पोर्शन में, और ये वाला यहाँ पे ये, और यहाँ पर ये, तो जो 4 दांत हमको दिखाई दे रहे हैं, कुछ नुकीला वाला भाग होता है, सभी में देखेंगे तो इस प्रकार से ये वाले हिस्से हैं, यहाँ पर एक दांत होता है जो कि क्या होता है, नुकीला होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से नीचे में भी, यहाँ पर और यहाँ पर, तो टोटल 4 जो दांत होते हैं उसको हम लोग कैनाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कैनाइन मतलब कुल मिलाकर के 4 जो दांत होता है, वो नुकीला वाला जो पार्ट हमको, ये मतलब ये जो 4 दांत जो कि नुकीला नुकीला यहाँ पर देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रीमोलर आएगा। ठीक, क्या आएगा, प्रीमोलर। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये 2 दांत, यहाँ पर ये 2 दांत, यहाँ पर ये 2 दांत, और यहाँ पर ये 2 दांत, कुल मिलाकर के
यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड 4 और इस साइड 4, कुल मिलाकर के यहाँ पर जो 8 दांत हमको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो 8 दांत दिखाई दे रहा है उसको प्रीमोलर बोलेंगे। ये मोलर से पहले वाला दांत है ना, यहाँ पर जब देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको मोलर बोलते हैं, है ना। ये सभी दांत को मोलर बोलते हैं। तो मोलर से पहले वाला जो दांत है उसको प्रीमोलर बोलते हैं, है ना। प्रीमोलर, मोलर से पहले प्रीमोलर। तो 8 हमको यहाँ पर प्रीमोलर देखने को मिला। अब यहाँ पर जो मोलर है ये वाला हिस्से में जो आपको यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, है ना, ऊपर वाले हिस्से में, और इसी प्रकार से नीचे वाले हिस्से में 3, और यहाँ पर भी इस प्रकार से 3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे तो 12, ठीक है, 12 दांत हमको यहाँ पर मोलर दिखाई दे रहा है। तो 8 4 8 12, ठीक है, 8 4 8 12, इस प्रकार से हमको ये इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, ये जो दांत है इसका सीक्वेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया जो वयस्क मनुष्य में जो दांत होता है वो। इसी को अगर हम बच्चों में अगर देखा जाए तो, मतलब बच्चों में अगर हम देखें तो बच्चों में ध्यान से देख पा रहे होंगे, शुरू का जो 4 दांत है, मतलब ये जो इंसिजर है वो तो है, ठीक है, बच्चों में ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से ये जो दांत है मतलब 4 और 4 8, ठीक है, यहाँ पर 4 और नीचे में भी इस प्रकार से 4 है। तो ये 4 और 4 8, ये 8 दांत हमको इस प्रकार से देखने को मिला बच्चों में। मतलब जो अस्थायी दांत है वो इस प्रकार से, इसमें इंसिजर हमको देखने को मिला। इसके बाद देखेंगे तो एक कैनाइन भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये वाला और ये वाला और ये, ठीक है, ये 8 दांत यहाँ पर कैनाइन भी हमको देखने को मिला। इसके बाद आप देखेंगे तो प्रीमोलर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, प्रीमोलर यहाँ पर नहीं है, तो बच्चों में यहाँ पर प्रीमोलर हमको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आप मोलर को देखेंगे तो मोलर में भी आपको सिर्फ 4 मतलब कि 2-2 दांत का सेट हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर 8 दांत। ये 4 ना होकर कितना यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 8 दांत हमको देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से 8। ठीक है, 8। तो बच्चों में अगर हम देखेंगे तो बच्चों में हमको क्या क्या दिखाई देगा, ये 8, ये 4 और यहाँ पर ये 8, 8 4 8, ये सेट हमको ये दिखाई देगा बच्चों के दांत। मतलब कि जो दूध का दांत होता है या फिर अस्थायी दांत होता है वो। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से होता है। तो मतलब यहाँ पर ही आप इसको देख पाएंगे, तो ऐसा कुछ हमको ये देखने को मिलता है ना। मतलब बच्चों में अगर हम बोलेंगे, किड्स में अगर हम बात करेंगे तो 8 4 8, ठीक है, बीच में यहाँ पर जो प्रीमोलर था, प्रीमोलर यहाँ पर नहीं है ना। तो 8 4 0 8 इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, फिर 8 4 8 पढ़ सकते हैं। बस ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रीमोलर होता है, ये प्रीमोलर वाला पार्ट बच्चों के दांत में नहीं होता है। एडल्ट में देखेंगे तो 8 4 8 12, ठीक है, समझा चुका हूँ, 8 4 8 12। तो इस सेट में बच्चों का सॉरी ये जो एडल्ट है और ये जो बच्चे हैं उसका जो दांत है वो हमको दिखाई पड़ता है। चलिए, तो इस प्रकार से ये दांत का हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस है। विच ऑफ द टीथ इज नॉट प्रेजेंट इन किड्स, मतलब कौन सा यहाँ का जो दांत है जो कि बच्चों में प्रेजेंट नहीं होता है। मोलर होता है क्या, होता है। इंसिजर होता है क्या, देखेंगे इंसिजर होता है कि नहीं, होता है इंसिजर, है ना। प्री मोलर होता है क्या, प्री मोलर नहीं होता है। ठीक, कैनाइन होता है क्या, होता है। बच्चों में जो प्री मोलर वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो येलो कलर में इस प्रकार से ये जो दिखाई हमको दिया था ना, ये दांत बच्चों में उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, किड्स में ये जो प्री मोलर है वो उपस्थित नहीं रहेगा। तो ये जो है मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, इन अ एडल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, जो कि वयस्क के लिए है बोला जा रहा है ना, वयस्क के लिए। इंसिजर कितना बोल रहा है, 8 होता है, ठीक है। कैनाइन कितना बोल रहा है, 4 होता है, ये भी ठीक है। प्रीमोलर कितना होता है, 8 होता है, ये भी ठीक है। मोलर ये भी ठीक है, ठीक है। मोलर कितना होता है, 12 होता है। तो इस प्रकार से टोटल अगर देखा जाए तो नन ऑफ द एबो इसका आंसर होगा। ठीक है, नॉट करेक्ट बोला है ना, तो हमको तो यहाँ पर सब करेक्ट मिल गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबो रहेगा। चलिए, तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द एबो। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर देखिए, लेस देन 5.5 ऑफ pH रिस्पॉन्सिबल फॉर टूथ डीके, मतलब कि दांत के क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है 5.5 से अगर pH मान कम हो जाता है हमारे सलाइवा का, मतलब हमारे जो सलाइवा होता है, मुंह में जो सलाइवा होता है, लार जो होता है, ये जो लार का अगर pH मान 5.5 से कम हो जाए तो यहाँ पर दांत का क्षरण होना, मतलब कि टूथ डीके होना शुरू हो जाता है। ये होना चाहिए 6.8, ठीक है, लगभग 6.8 के आसपास होता है। मतलब हमारे जो मुंह का जो pH मान होता है, मतलब हमारे जो सलाइवा होता है उसका जो pH मान होता है
वो लगभग 6.8 होता है। मतलब देखा जाए तो ये थोड़ा सा ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन अगर ये 5.5 से अगर कम हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल कितना होता है इतना होता है, लेकिन 5.5 से अगर कम हो जाता है तो हमारे दांत का क्षरण होना शुरू हो जाता है, टूथ डिके शुरू हो जाता है, मतलब दांत का क्षरण होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका देखिए, टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट टूथ इनेमल होता है, ये बोला जा रहा है। मतलब कि ये जो दांत है ना, इस दांत का ये जो आउटर लेयर है, यहाँ पर ये जो आउटर लेयर जो बना हुआ है वो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट अगर पूछा जाएगा तो क्या चीज़ है, टूथ इनेमल है। मतलब ये जो इनेमल वाला जो पार्ट है वही सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये इस प्रकार से है। अब इसको देखिए, मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब किसका बना होता है, जो टूथ इनेमल जो होता है, ये जो इनेमल वाला जो पार्ट है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ये जो टूथ इनेमल होता है वो, ठीक है। इनेमल जो बना होता है किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। डायस्टीमा क्या चीज़ है, गेप बिटवीन योर टीथ, दांत के बीच में यहाँ पर जो सामने में गेप जो रहता है ना, इस प्रकार से बहुत लोगों में रहता है। जनरली देखोगे तो मैक्सिमम लोगों में आपको एक गेप देखने को मिल जाएगा। कुछ लोगों में बड़ा होता है, कुछ लोगों में छोटा रहता है, या फिर बहुत लोगों में तो ये लगभग दिखता ही नहीं है। तो जो गेप होता है इसे क्या बोलते हैं, डायस्टीमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा छोटा, ये सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो हमारा मुंह है, मतलब मुख है, मुख का ये जो दांत वाला जो हिस्सा है उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे जीभ को, ठीक है। तो जीभ का ही बहुत सारा अलग अलग हमको पार्ट देखने को मिलता है ना। ये जो हमारा जीभ है, ये जो हमारा टंग है, तो जीभ में भी हमको अलग अलग पार्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये बीच वाला पार्ट को देखिए, ठीक है, ये वाला कुछ हिस्सा, ये वाले हिस्से को इस प्रकार से, इसको फिलीफॉर्म पेप्ली कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म पेप्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये अच्छा, पेप्ली होता क्या है, ये जो हमारा जीभ है ना, जीभ में आप ध्यान से देखेंगे, मान चलो ये जिस प्रकार से जीभ है, जीभ में आप ध्यान से देखेंगे तो छोटा छोटा इस प्रकार से ये ऐसा कुछ उगा हुआ, मतलब कि कुछ हमारे जीभ में पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से कुछ हल्का हल्का उभरा हुआ जो होता है, इसी को पेप्ली कहा जाता है ना। इस प्रकार से ये रहता है। जानवरों में देखोगे तो ये बहुत हार्ड, मतलब थोड़ा हार्ड होता है ना। अगर हमारे में देखें, मतलब इंसानों में देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। पेप्ली हल्का छोटा छोटा जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसी को कहते हैं इस प्रकार से, तो पेप्ली कहलाता है। तो ये पेप्ली जो होता है ये अलग अलग प्रकार से ये हमको देखने को मिलता है ना। ये अलग अलग प्रकार का हमको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर सामने में ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं क्या, फिलीफॉर्म पेप्ली कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म पेप्ली कहेंगे। इसके बाद ये वाला जो पार्ट में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पार्ट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फंगीफॉर्म पेप्ली, ठीक है। यहाँ पर फिलीफॉर्म था, ये क्या है, फंगीफॉर्म पेप्ली है। इसके बाद देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको इसको बोलते हैं सर्क्यूमवेलेट, ठीक है, सर्क्यूमवेलेट पेप्ली बोलेंगे, ठीक है, सर्क्यूमवेलेट पेप्ली बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर साइड में ये वाला हिस्सा हमको और दिखता है, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फॉलिएट पेप्ली, बोलते हैं फॉलिएट पेप्ली बोलेंगे, ठीक है, फॉलिएट पेप्ली। तो ये पेप्ली हमको, जो हमारा जो मुख है, मतलब हमारा जो जीभ है, इस जीभ में अलग अलग प्रकार का पेप्ली हमको देखने को मिलता है। और ये जो पेप्ली है इनके द्वारा अलग अलग जो टेस्ट है उसी को हमको सेंस, मतलब हम उसको सेंस करते हैं, इन्हीं पेप्ली के माध्यम से हमको जो स्वाद है उसका एहसास होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो ये जो पेप्ली हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, पेप्ली क्या होता है मैं आपको समझा दिया। इस प्रकार से जो पेप्ली है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फिलीफॉर्म होता है, इसमें टेस्ट बर्ड नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो फिलीफॉर्म पेप्ली है, मतलब जो बीच वाला जो पेप्ली हम लोगों ने समझा ना, ये वाला जो पेप्ली, फिलीफॉर्म पेप्ली, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट बर्ड नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं नो टेस्ट, यहाँ लिख लीजिए ऐसे, नो टेस्ट, ऐसे। तो यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड होना चाहिए वो टेस्ट बर्ड, मतलब कि टेस्ट बर्ड इसमें नहीं होता, ठीक, किसमें नहीं होता है, फिलीफॉर्म में नहीं होता है, नो टेस्टिंग बर्ड्स, ठीक है।
फंगीफॉर्म ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला जो पार्ट होता है फंगीफॉर्म होता है। वैसे भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये वाला, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा, और यहाँ से ये वाला हिस्सा, तो ये पूरा ये क्या कहलाता है, फंगीफॉर्म पेप्ली कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाएगा, फंगीफॉर्म पेप्ली कहलाएगा। तो ये लार्जेस्ट पार्ट है, ऐसे कह सकते हो, है ना, ये क्या चीज़ है, लार्जेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा ये होता है, ठीक, इस प्रकार से ये जो फंगीफॉर्म वाला पार्ट है वो। इसके बाद ये फेलिएट पेप्ली है और सर्क्यूमवेलेट पेप्ली है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा सर्क्यूमवेलेट पेप्ली, इस प्रकार से यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है वो सर्क्यूमवेलेट है, और लास्ट में ये जो है मतलब यहाँ पर ये फोलिएट पेप्ली है, ठीक है, फोलिएट पेप्ली। तो कहीं ना कहीं आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है ना, इस प्रकार से यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे हल्का देखोगे तो फोल्ड टाइप का है, इधर से ऊपर शुरू होकर नीचे इस प्रकार से ऐसे गया हुआ है, ऐसा टाइप का। तो यहाँ पर आप फोलिएट है, तो ऐसे फोलिएट से यहाँ पर रिलेट करके याद रख सकते हैं कि फोल्ड हो रहा है, हल्का से क्या हो रहा है वो ऐसे बेंड हो रहा है, थोड़ा सा फोल्ड हो रहा है, तो फोलिएट पेप्ली इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, फोलिएट पेप्लेट कहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हम लोगों ने देखा। तो अब ये जो 4 प्रकार का पेप्ली हम लोगों ने समझा, अब देखो इन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने क्या समझा, ये जो टेस्ट है उसको हम एहसास करते हैं। हालांकि ये जो बीच वाला पार्ट होता है यहाँ पर किसी भी प्रकार का टेस्ट का एहसास नहीं होता है, मतलब ये जो क्या बोला जा रहा है, नो टेस्टिंग बर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी टेस्टिंग बर्ड नहीं होता है, ये बोला जा रहा है, ये बीच वाला ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब कौन कौन से पार्ट से कौन कौन से जो टेस्ट है वो हमको एहसास होता है उसको देखते हैं। तो ये जो इधर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सर्क्यूमवेलेट, ठीक है, सर्क्यूमवेलेट पेप्ली के कुछ ये वाला हिस्सा है। तो इस वाले हिस्से से हमको जो बिटर है, जो कड़वाहट है वो एहसास होता है, ठीक है, कड़ू जो टेस्ट होता है, जो बिटर जो टेस्ट होता है, जो कड़वाहट है, हमको ये वाले पोर्शन से एहसास होता है। इसके बाद जो खट्टापन है, ठीक है, जो सौर है, सौर वाल जो है, मतलब जो खट्टा जो भी टेस्ट होता है, ये हमको ये वाले हिस्से से एहसास होता है, मतलब यहाँ से हमको ये पता चलता है ये वाले हिस्से से, इस प्रकार से। जो साल्ट होता है, जो नमकीन होता है, वो हमको ये वाले हिस्से से पता चलता है, इस प्रकार से। और जो मीठा होता है वो हमको इस प्रकार सामने वाला हिस्से से पता चलता है। तो अलग अलग हिस्से से हमको अलग अलग प्रकार का जो टेस्ट है वो एहसास होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने पेप्ली के बारे में बात किया, जीभ के हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद देखिए सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ। तो हमारे शरीर में, मतलब हमारे मुख में जो लार ग्रंथियाँ होता है उसको हमको यहाँ पर देखना है। तो जो लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का लार ग्रंथि हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन सा है, पैरोटिड है, ठीक है, एक तो पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल है, ठीक है, सबलिंगुअल है, और सबमैंडिबुलर है, ठीक है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का ग्लैंड हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पैरोटिड जो ग्लैंड है ये सबसे बड़ा आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से ये वाले हिस्से में पैरोटिड ग्लैंड हमको दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये वाले हिस्से में, है ना, ये मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो मुंह का ये जो जीभ के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, सबलिंगुअल वहाँ पर है। आप देखेंगे साइड साइड में जो होता है, मतलब जीभ का जो ये वाला साइड साइड में पार्ट में जो नीचे में जो ग्लैंड होता है जहाँ से हमारा लार निकलता है, ठीक है, ये साइड वाले पार्ट से, सामने वाले पार्ट से भी निकलता है, सबलिंगुअल से भी, और यहाँ पर सब मैंडिबुलर से भी। लार तो सभी जगह से निकल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये साइड वाला पार्ट है और ये सामने वाला हिस्सा, ठीक है, सामने वाला हिस्सा, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से ये 3 हमको ग्लैंड यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवा मतलब सलाइवा यहाँ से निकलता है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ये पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये सबसे बड़ा हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखेंगे तो ये सबलिंगुअल, यहाँ पर सबलिंगुअल हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या चीज़, सबमैंडिबुलर है, ठीक है, सबमैंडिबुलर है। तो ये क्या चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा सलाइवा निकालता है, सबसे ज़्यादा सलाइवा ये बनाता है, मतलब कि सामने वाला, सॉरी अच्छा एक मिनट, हाँ, यहाँ पर सबलिंगुअल है ये वाला हिस्सा, ये सबलिंगुअल है, और ये जो है सबमैंडिबुलर है, मतलब साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो सबमैंडिबुलर है, साइड वाला ये जो होता है वो क्या है, सबमैंडिबुलर है। तो ये सबसे ज़्यादा सलाइवा बनाता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, साइड वाला जो ग्लैंड है तो वो क्या बनाता है, सबसे ज़्यादा सलाइवा ये बनाता है, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो ये तो ठीक है, हो गया सलाइवरी ग्लैंड, ध्यान में रखेंगे सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा सलाइवा ये बनाता है, ठीक है, यही 2 पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान देना था। अब देखो
बहुत सारे जो एंजाइम जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जितना भी जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड अभी हम लोगों ने देखा है, तीन प्रकार का जो सलाइवरी ग्लैंड देखा है, इनके द्वारा कुछ एंजाइम भी निकल जाते हैं जो कि भोजन का पाचन शुरू कर देता है। मतलब हमारे मुख से ही क्या हो जाता है, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। जैसे ही हम खाना को चबाते हैं, हमारे मुख से ही क्या हो जाता है, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो ये जो ग्लैंड हम लोगों ने समझा, तीन प्रकार का जो ग्लैंड हम लोगों ने समझा है, इस जो सलाइवरी ग्लैंड हम लोगों ने समझा है, तो इसमें कौन कौन सा एंजाइम निकलता है इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एक तो क्या होता है, अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज वर्क्स ऑन स्टार्च, मतलब ये क्या करता है, स्टार्च पे सीधा काम करना शुरू करता है। जैसे हम खाना को चबाते हैं, ठीक है, जो स्टार्च है उसका टूटना वहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। मतलब जैसे हम चबाएंगे तो क्या होगा, जो स्टार्च है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका विखंडन होना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में टूटना शुरू हो जाएगा। तो वर्क्स ऑन स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट पर सीधा काम करना शुरू कर देता है। एंड कन्वर्ट्स देम इनटू माल्टोज। अब देखो क्या कर रहे हैं, माल्टोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तो यहाँ पर माल्टोज रहेगा, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये शायद यहाँ पर नहीं डला है, ठीक है। चलो फिलहाल तो माल्टोज को ही याद रखो अभी। इस प्रकार से ये क्या कर देता है, माल्टोज में इसको चेंज कर देता है। मतलब कि सिंपल शुगर में उसको चेंज करने का कोशिश करता है। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स शुगर के फॉर्म में ये था, इसके बाद धीरे से सिंपल शुगर में, मतलब छोटे छोटे पार्ट में इस प्रकार से वो टूट गया। माल्टोज मतलब स्टार्च के फॉर्म में था, इस प्रकार से माल्टोज के फॉर्म में इस प्रकार से ये टूटता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, अमाइलेज जो एंजाइम है ना, अमाइलेज ये क्या करता है, सीधा स्टार्च को छोटे छोटे जो पार्ट है उसमें तोड़ना शुरू कर देता है। अब इसका दूसरा आता है लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम। तो ये क्या करता है, हमारे खाना में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उसको ये मारना शुरू कर देता है। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ बाय डिस्ट्रॉइंग देयर सेल वॉल्स। मतलब कि क्या करता है, लाइसोजाइम क्या करना शुरू कर देता है, जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको सीधा डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। क्योंकि मतलब कैसे डिस्ट्रॉय करता है, उसका सेल वॉल पे सीधा अटैक करता है और उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है ना। मतलब कि ये लाइसोजाइम का क्या काम है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देना, खाने में जो भी बैक्टीरिया है उसको क्या कर देना, समाप्त करना, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड हम लोगों ने अभी देखा, सलाइवरी ग्लैंड द्वारा जो सलाइवा निकलता है, उस सलाइवा में मतलब कि जो लार निकलता है, उस लार में दो प्रकार के एंजाइम होता है। एक तो अमाइलेज होता है, दूसरा लाइसोजाइम होता है। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में बदलता है। लाइसोजाइम क्या करता है, खाने में जो बैक्टीरिया उपस्थित होता है उसको मारना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो इसका काम हम लोगों ने समझा। हमारा जो लार होता है वो थोड़ा सा अम्लीय होता है, पहले भी आपको मैं समझा चुका हूँ, अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका जो pH मान होता है वो 6.8 होता है ना। मतलब लगभग 5.6 से लेकर के 7.9 तक का ये होता है। इस प्रकार से इससे मतलब इतना वेरी करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि लगभग यहाँ पर 6.8 होता है, लगभग 7 के आसपास होता है, लेकिन हल्का सा अम्लीय है। 6.8 यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको हल्का सा अम्लीय हमको देखने को ये मिलता है। चलो, तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात किया, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो मुख का ये पार्ट मतलब यहाँ पर है, ये वाला पार्ट है, हमारे माउथ का पार्ट है। अब इसके बाद यहाँ शुरू हो जाता है इसोफेगस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये इसोफेगस ये कहलाएगा। यहाँ से हम लोग इसको आगे देखते हुए जाएंगे, तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पर इसोफेगस है, यहाँ पर लीवर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर इसोफेगस के बाद यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, स्टोमक पढ़ेंगे, ठीक है, स्टोमक। फिर ये लीवर रहेगा, यहाँ पर गाल ब्लैडर है, यहाँ पर हमको पैंक्रियाज देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है ना। लास्ट में यहाँ पर एनस ये है। तो फिलहाल ये तो सिंपल से ये डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पर इमेज को दिखाया गया है, और है ना, ये इस प्रकार से है। अब यहाँ पर हम लोग आगे शुरू करेंगे इसोफेगस से, ठीक है। अभी मैं आपको बोला इसोफेगस जिसको बोलते हैं ग्रास नली, क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। तो इसोफेगस से इस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मतलब कि जो भी हम खाना खाएंगे वो पहले क्या हुआ, हमारे मुख में जो सलाइवरी ग्लैंड है उनके माध्यम से पाचन होना शुरू हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या कर देता है, उसका पाचन करना शुरू कर देता है। जो भी हम लोगों ने वहाँ पर एंजाइम पढ़ा है, चाहे वो अमाइलेज हो चाहे लाइसोजाइम हो, वो सीधा उसमें काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये जैसे ही जो हम खाना चबा लेते हैं, तो इस प्रकार से जो एक बोलस के फॉर्म में वो हमारे ग्रास नली से मतलब कि हमारे इसोफेगस से वो नीचे की ओर उतरना शुरू हो जाता है। जैसे हम मुख से चबा लेंगे खाने को, नीचे की ओर इस प्रकार से उतरना शुरू हो जाएगा।
तो यही जो ये जो खाना इस प्रकार से रहेगा, जो इस प्रकार से आपको ये गोल मतलब कि इस प्रकार से पिंड के रूप में जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बोलस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बोलस बोलते हैं। बोलस इस प्रकार से, बोलस के फॉर्म में इस प्रकार से ये हमारे ग्रास नली से नीचे उतरता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ग्रास नली क्या बोल रहा है, ग्रास नली कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल इसको पढ़ेंगे द फूड पाइप। ठीक है, क्या है ये? फूड पाइप। द फूड पाइप मतलब कि जो इसोफेगस, मतलब ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस इज अ पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ द ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम योर माउथ टू स्टमक। मतलब कि ये क्या करता है, जो खाना होता है इसको मुंह से लेकर किस प्रकार से जो स्टमक है, मतलब यहाँ पर जो हमारा जो स्टमक है यहाँ तक के खाने किस प्रकार से पहुँचाता है। ठीक है, तो ये काम किसका है? ये इसोफेगस का है। ठीक है, इसोफेगस ही क्या करता है, यहाँ से खाने को उठा करके यहाँ इस प्रकार से यहाँ तक लाता है। ठीक है, अगर हम उल्टा भी लेटे रहेंगे, मान कर चलो आपको उल्टा लटका दिया गया है या आप लेटे भी रहोगे, आप जिस भी पोजीशन में रहो, आप खाना को अगर गटकना चाहो ना, आराम से आप गटा सकते हो, क्योंकि ये जो इसोफेगस का जो काम होता है ये ग्रेविटी पे, मतलब आपको ये ध्यान नहीं देना कि ग्रेविटी रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा तभी इस प्रकार से इसोफेगस काम करेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर उल्टा भी लटके रहोगे ना, आप खाना को इस प्रकार से निगलना चाहोगे, आराम से उसको निगल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि इस इसोफेगस में होता क्या है, इसमें होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के माध्यम से क्या होता है, खाना हमारे मुख से मतलब कि माउथ से स्टोमक तक पहुंचता है। मतलब इसोफेगस क्या करता है, जो हमारा जो खाना होता है इसको कैरी करता है, मतलब यहाँ से लेकर इस प्रकार से इधर से पहुंचाएगा, है ना, इस प्रकार से इधर नीचे को इस प्रकार से ला रहा है। तो ये यहाँ पर लाने का जो प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ये जो हो रहा है ना, इस प्रकार से देखोगे ध्यान से, तो इस प्रकार से सिकुड़न हो रहा है, एक बार सिकुड़ जा रहा है, एक बार ये फैल जा रहा है इधर। ठीक है, जैसे ही खाना, मान चलो खाना यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस प्रकार से फैला हुआ है, यहाँ पर सिकुड़ चुका है, यहाँ पर सिकुड़न इस प्रकार से हमको देखने को मिल रहा है। खाना यहाँ आ जाएगा तो ये इस प्रकार से फैल जाएगा, इधर सिकुड़न रहेगा, इधर सिकुड़न रहेगा, इस प्रकार से। तो जो मूवमेंट है, इस प्रकार से जो मूवमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिला, यहाँ पर ये जो हमारा इसोफेगस है, इसमें इस प्रकार से जो मूवमेंट हमको ये देखने को मिल रहा है, इसी मूवमेंट के यहाँ पर क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of these muscles in the food pipe which brings the food down the pipe and into the stomach। मतलब कि क्या बोला जा रहा है, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक प्रोसेस है, जो कि हमारे खाना को मुख से लेकर के स्टमक तक पहुंचाता है। ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हम लोगों ने देखा इस प्रकार से कैसे काम करता है। बोलस मैंने आपको समझाया, बोलस क्या होता है, जो फिर फूड हम लोगों ने चबाया है मुख से इस प्रकार जो चबा करके हम नीचे जो गटक रहे हैं, जो इसोफेगस लेकर के जा रहे हैं, वो जो गोल इस प्रकार से हमको देखने को मिल रहा है, वही यहाँ पर क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। ठीक है, ए फूड बोलस इज ए स्मॉल राउंड मास ऑफ द फूड। इस प्रकार से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, फिलहाल यहाँ पर मैं आपको समझा चुका हूँ। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या समझा, इसोफेगस के बारे में बात किया, मतलब ग्रास नली के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब यहाँ पर देखो, ग्रास नली के बाद अमाशय। ठीक है, जो हमारा स्टोमक है, जहाँ तक फूड पहुँच चुका है इसोफेगस के माध्यम से, है ना, जो फूड पाइप, इस प्रकार से फूड पाइप के माध्यम से ये हमारे यहाँ तक, मतलब कि स्टोमक तक जो खाना है वो पहुँच चुका है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जैसे ही ये जो हमारा स्टोमक तक पहुँचता है ना, तो चलो यहाँ से देखते हैं, खाना हमारे स्टमक तक इस प्रकार से यहाँ पर पहुँच गया, है ना, जो बोलस के फॉर्म में था, बोलस इस प्रकार से हमारे स्टमक तक, मतलब अमाशय तक ये पहुँच गया। अब अमाशय से कुछ गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। ठीक है, मतलब कि देखो, कुछ गैस्ट्रिक जूस हमारे अमाशय में होता है ना। इसमें देखो, ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे पेट में, जो पाचक अम्ल होता है, पाचक रस होता है। ठीक, गैस्ट्रिक जूस को क्या बोलते हैं, पाचक रस बोलते हैं। तो जो पाचक रस होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, गैस्ट्रिक जूस कंटेंस 2 मेन एंजाइम्स, मतलब कि इसमें 2 प्रकार का मुख्य एंजाइम प्रेजेंट होता है। किसमें, ये जो हमारे गैस्ट्रिक जूस है, मतलब कि जो हमारा आमाशय का जो रस है, मतलब जो हमारा पेट में जो रस है, मतलब ये जो पाचक रस है, ये जो पाचक रस है, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो पेप्सिन होता है, दूसरा रेनिन होता है। क्या होता है, एक पेप्सिन होता है, दूसरा क्या है, रेनिन होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखेंगे, ये जो रेनिन होता है ये सिर्फ छोटे बच्चों में रहेगा ना, छोटे जो बच्चे होते हैं जो कि दूध पीते हैं,
दूध पीते हैं तो उसके दूध का ही पाचन मुख्य रूप से पेट में होता है ना। तो जो रेनिन होता है वो सिर्फ बच्चों में उपस्थित रहता है, वयस्क में देखा जाए तो रेनिन उपस्थित नहीं रहता है। लेकिन वयस्क में अगर बात करेंगे तो क्या होता है, पेप्सिन होता है। ठीक है, वयस्क में कौन सा एंजाइम हमारे स्टमक में रहेगा, मतलब कि हमारे जो अमाशय है उसमें रहेगा, तो ध्यान रखिएगा पेप्सिन होता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये पेप्सिन, इस प्रकार से पेप्सिन एंजाइम हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन का मुख्य काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करना। मुख से हम शुरू किए थे, मुख में हम लोगों ने क्या देखा है, जो स्टार्च है उसका पाचन शुरू हो चुका है। अमाइलेज और लाइसोजाइम नाम के दो एंजाइम हम लोगों ने बात किया था। अमाइलेज क्या कर रहा था, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा था। लाइसोजाइम क्या कर रहा था, जितने भी जो बैक्टीरिया है उसको किल कर रहा था, उसको मार रहा था। अब जैसे ही फूड यहाँ मतलब जो खाना इस प्रकार से यहाँ पर पहुंचा, अमाशय में पहुंचा, तो यहाँ पर अब एक्टिव हो जाता है क्या, पेप्सिन। पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस में होता है, मतलब हमारे जो पाचक रस में पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर देता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ऊपर से शुरू हो चुका है, मतलब मुख से शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर मतलब प्रोटीन का पाचन शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पर अमाशय से शुरू होता है। ठीक है, स्टमक से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन करके उनको पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जैसे ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन किस प्रकार से लंबा लंबा जो अमीनो एसिड का चैन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन है। अब जो हमारा जो अमाशय है, स्टमक है, स्टमक में होता है क्या, गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एक पेप्सिन होता है। ठीक है, ये जो पेप्सिन होता है ये पेप्सिन नाम का एंजाइम है। और हमारे अमाशय में HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। ठीक है, अब ध्यान देंगे जब तक अगर HCl नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो पेप्सिन है वो काम नहीं करेगा। ध्यान में रखेंगे ना, अगर ये HCl पेट में मतलब HCl ये जो एसिड है वो नहीं रहेगा तो ये पेप्सिन भी काम नहीं करेगा। इसीलिए HCl और पेप्सिन दोनों मिलकर के यहाँ पर प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो पेट में हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है, मतलब जो पाचक रस होता है, उसमें दो प्रकार का एंजाइम होता है, एक पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है। रेनिन बच्चों में होता है। ठीक है, ये रेनिन किस में रहेगा, बच्चों में रहेगा, वयस्कों में नहीं रहता है। ठीक है, अब जो पेप्सिन होता है ये वयस्कों में रहता है। अब पेप्सिन क्या करना शुरू कर देता है, जो हमारा प्रोटीन है उसका पाचन करना शुरू कर देता है। और पेप्सिन काम किसके साथ करता है, HCl के साथ काम करता है। HCl और पेप्सिन दोनों मिलकर के यहाँ पर प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर देगा। जो रेनिन होता है, रेनिन दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। सॉरी, हाँ, दूध को दही में परिवर्तित करने का काम कर देता है। मनुष्य दुग्ध के पाचन में कौन सा एंजाइम प्रारंभिक चरण में भाग लेते हैं। देखो मनुष्य में मतलब दूध का जो पाचन है उसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है, तो रेनिन भाग लेता है। मैं आपको समझा चुका हूँ, रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है। खास करके बच्चों में होता है रेनिन जो होता है वो। तो दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन करता है। और ये जो दूध होता है उसमें केसिन नाम का प्रोटीन होता है। ठीक है, दूध में कौन सा नाम का प्रोटीन होता है अगर पूछा जाएगा ना एग्जाम में, कई बार आता है ये केसिन नाम का। ठीक है, केसिन नाम का जो प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन है वो दूध में होता है, ये दुग्ध प्रोटीन है। दूध में ये प्रोटीन होता है केसिन नाम का, और इसका पाचन किसके द्वारा किया जा रहा है, रेनिन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, रेनिन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये रेनिन और ये केसिन ध्यान में रखेंगे। केसिन क्या है, प्रोटीन है, और रेनिन क्या है, एंजाइम है जो कि केसिन का पाचन करता है, जिसका पाचन रेनिन एंजाइम द्वारा किया जाता है। ठीक है, रेनिन इज एब्सेंट इन एडल्ट, मतलब कि जो वयस्क होते हैं उसमें रेनिन एंजाइम नहीं होता है, बच्चों में होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलो, तो ये जो हम लोगों ने रेनिन के बारे में बात किया है ना, ये जो रेनिन है इसको ध्यान में रखेंगे। रेनिन क्या क्या करता है, केसिन का पाचन करता है, और ये सिर्फ बच्चों के पेट में होता है, मतलब ये जो अमाशय है उसमें होता है, बच्चों के स्टमक में ये हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये काम, अच्छा यहाँ पर ये जो पेप्सिन था, ये पेप्सिन HCl, चाहे वो रेनिन हो चाहे पेप्सिन हो, ठीक है, HCl की उपस्थिति में ही काम करता है। तो ये जो पेप्सिन है ये HCl की उपस्थिति में इस प्रकार से काम करना शुरू कर देता है। तो हम लोगों ने क्या समझा, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है यहाँ पर स्टमक से। गैस्ट्रिक जूस में होता है क्या, पेप्सिन और HCl अम्ल होता है ना। इस प्रकार से HCl और क्या होता है, पेप्सिन होता है। ये दोनों काम करना शुरू कर देते हैं। प्रोटीन को क्या करते हैं, पेप्टाइड्स में बदल देते हैं। ठीक है, प्रोटीन को क्या कर देते हैं, पेप्टाइड्स में बदल देते हैं। ठीक है, पेप्टाइड्स यहाँ पर पेप्टोन से लिखा हुआ है तो वही चीज़ है। तो प्रोटीन का पाचन करके उनको पेप्टोन्स में बदल देते हैं। चलो, तो इस प्रकार से हुआ। इस प्रकार से जो प्रोटीन यहाँ पर दिख रहा था लंबा लंबा चैन, वो इस प्रकार से अलग अलग पार्ट में ये टूट गया। इस तरह से है। अब इसके बाद देखो अगला, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसको एक बार देख लो। ये जो प्रोटीन का पाचन अभी हम लोग देख रहे हैं ना,
ये जो पेप्सिन हम लोगों ने देखा है, पेप्सिन क्या कर रहा था, स्टमक में प्रोटीन का पाचन कर रहा था, ठीक है। प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, प्रोटीन को यहाँ पर पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा था। कौन कन्वर्ट कर रहा था, पेप्सिन कर रहा था। तो ये जो प्रोटीन का जो पाचन है वो हमारे स्टमक से शुरू हो जा रहा है। पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो हमारे स्टमक में प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर देता है। लेकिन एक और एंजाइम होता है ट्रिप्सिन नाम का, ठीक है, जो कि पेनक्रियास से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, मतलब कहाँ से सिक्रेट होता है, पेनक्रियास से। मतलब कहाँ से निकलता है, तो ये पेनक्रियास से निकलता है, मतलब अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। अभी देखेंगे, ठीक है, अग्नाशय कहाँ है, एक मिनट। देखो, तो ये जो हमारा अग्नाशय है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये अग्नाशय है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, पेनक्रियास। तो यहाँ पर क्या था, स्टमक था, ठीक है, ये स्टमक है, और ये क्या चीज़ है, पेनक्रियास है, मतलब कि ये अग्नाशय है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि दो प्रकार का हम यहाँ पर एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है वो कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, स्टमक में रहेगा, ठीक है। पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है स्टमक में रहेगा। और एक हम लोगों ने ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम देखा है, ठीक है। ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो पेनक्रियाटिक जूस के साथ, मतलब कि यहाँ पर पेनक्रियास से निकलता है। पेनक्रियास से क्या होता है, सिक्रेट होता है, मतलब निकलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये दो प्रकार का प्रोटीन को पाचन करने के लिए एंजाइम के बारे में बात किया। एक तो पेप्सिन, ये अमाशय से सिक्रेट होता है, मतलब कि अमाशय से निकलता है, ठीक है। ये इस प्रकार से अमाशय मतलब स्टमक और प्रोटीन का पाचन करना शुरू कर देता है। दूसरा यहाँ पर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ये पेनक्रियास से निकलता है, अग्नाशन से निकलता है। और ये पेप्टोन्स को, ठीक है, यहाँ पर ये जो इन्होंने सॉरी, यहाँ पर प्रोटीन क्या बन चुका था, पेप्टोन्स बन चुका था। तो इस पेप्टोन्स को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमीनो एसिड में, ठीक है। क्या कर देगा वो, अमीनो एसिड में चेंज कर देगा। मतलब इस प्रकार से जो प्रोटीन यहाँ पर था ना, ये जो पेप्टोन्स पेप्टाइड्स इस प्रकार से बना हुआ है, ये एक एक अमीनो एसिड्स इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। अमीनो एसिड का लंबा लंबा चैन को क्या बोलते हैं, इस प्रकार से इसको क्या बोल देते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड में इस प्रकार से अलग अलग भाग में इसको तोड़ देगा, ठीक है। प्रोटीन का पाचन हो रहा है यहाँ पर। तो जो ट्रिप्सिन है, देखो ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, ट्रिप्सिन क्या कर रहा है और पेप्सिन क्या करता है। पेप्सिन क्या कर रहा था, इस प्रकार से जो प्रोटीन था, इस प्रोटीन को इस प्रकार से अलग अलग पेप्टोन्स में बदल दिया, है ना, अलग अलग पार्ट में इस प्रकार से इसको तोड़ दिया। अब इसके बाद जब ट्रिप्सिन आया, मतलब कि जब और आगे जब खाना बढ़ेगा, ठीक है, ये जो अमाशय है, अमाशय इस प्रकार से आगे जब खाना आगे बढ़ जाएगा, जो फूड है वो आगे बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में देखोगे कि अमाशय सॉरी जो पेनक्रियास है, मतलब कि जो अग्नाशय है, वहाँ से निकलने वाला जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है, वो इस पेप्टाइड को, मतलब कि यहाँ पर ये जो पेप्टोन्स है इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड में इस प्रकार से तोड़ देगा वो, ठीक है। तो दो प्रकार से काम हो रहा है, पहले तो ये इस प्रकार में टूट रहा है, और इसको फिर इस प्रकार से अलग अलग पार्ट में अमीनो एसिड के फॉर्म में इस प्रकार से टूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पेप्सिन और ट्रिप्सिन देखा, ठीक है। दोनों का काम क्या क्या है आप लोगों को समझ में आ चुका है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पाइलोरिक वाल्व, ठीक है। पाइलोरिक वाल्व किस किस के बीच में होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ये किसके किसके बीच में होता है, ये अमाशय और ग्रहणी के बीच में होता है, मतलब कि यहाँ पर स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में होता है। अब देखो ड्यूडेनम क्या चीज़ है ना, क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर जब देखेंगे ना, जो जो खाना है वो हम लोगों ने क्या देखा कि बोलस के फॉर्म में इस प्रकार से यहाँ पर आया, ऐसे ये बोलस के फॉर्म में इस प्रकार से यहाँ तक आया, और आकर के जब यहाँ पहुँचा, ठीक है, तो यहाँ पर जब पहुँचा तो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है, पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है, ये पेप्सिन यहाँ पर जो प्रोटीन है उसका पाचन शुरू करना प्रारंभ कर देता है, मतलब कि पेप्टोन्स में बदल देगा। मतलब जो प्रोटीन्स यहाँ पर था उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ करके क्या कर देगा, पेप्टोन्स में बदल देगा। जैसे ही ये फूड इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, और ठीक है, जब यहाँ से ये आगे बढ़ता है ना, इसको काइम बोल देते हैं, इसका आगे देखेंगे हम, काइम नाम से इसको भी जानते हैं। यहाँ पर हम इसको बोलस बोल रहे थे, ठीक है, ये बोलस कहला रहा था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये काइम कहलाता है, ठीक है, यहाँ पर काइम कहलाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर एक काइम के फॉर्म में इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, जब यहाँ पर पहुँचता है ना, इस प्रकार से इधर जब पहुँचेगा, तो ये जो पेनक्रियास है, ठीक है, मतलब ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय से इस प्रकार से जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है वो पहुंचता है। मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पर ट्रिप्सिन काम करेगा, यहाँ पर पेप्सिन काम कर रहा था, ठीक है। ये इस प्रकार से ये ट्रिप्सिन और ये पेप्सिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैंने बताया कि ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो इस प्रकार से अग्नाशय से निकलेगा, इस प्रकार से अग्नाशय से निकलेगा, और ये भी आगे बढ़ करके यहाँ पर जो जो काइम के फॉर्म में यहाँ पर जो खाना आया रहेगा इस प्रकार से,
इस खाने को पचाने में सहायता करेगा। और क्या करेगा, यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या समझा, यहाँ पर जो ये पेप्सिन है ये पेप्टोन्स में बदल दे रहा था, जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन्स में बदला था। अब वो जो पेप्टोन्स है वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा, किसके माध्यम से, ट्रिप्सिन के माध्यम से। ठीक है, ट्रिप्सिन यहाँ पर पहुँचे क्या कर देगा, उसको अमीनो एसिड में चेंज करेगा, अमीनो एसिड में उसको बदल देता है। ठीक है, मतलब ये ट्रिप्सिन ने क्या किया, ये जो पेप्टोन्स है इसको अमीनो एसिड में चेंज किया। और ये पेप्सिन ने क्या किया था, पेप्सिन ने क्या किया था कि ये जो प्रोटीन था इसको ये पेप्टोन्स में बदला था। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले ये पेप्सिन ने काम किया और फिर इसके यहाँ पर ट्रिप्सिन ने काम किया। ठीक है, उसी प्रोटीन के ऊपर। तो अब ये अमीनो एसिड मतलब इस प्रकार से छोटे छोटे अमीनो एसिड के रूप में ये टूट गया, लंबा लंबा जो चैन दिख रहा था ना, ये छोटे छोटे अमीनो एसिड के फॉर्म में टूट गया। तो ये जो खाना है कहाँ पर पहुँच जाता है, बोल रहा है कि पायलोरिक जो वाल्व होता है उससे आगे बढ़ जाता है। मतलब कि देखो, अब पायलोरिक वाल्व कहाँ पे होता है, यहाँ पर ये पूछा गया था ना, तो यहाँ पे कहाँ पर होता है, जो पायलोरिक वाल्व होता है ना वो यहाँ पर कुछ ये वाला पार्ट में होता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर पीछे ही दिया होगा, ये देखो। ठीक है, ये इधर वाला जो पार्ट रहेगा ना, ये वाला पार्ट जो इधर देखेंगे हम लोग, इधर वाला जो पार्ट रहेगा इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट इधर, ये सब क्या कहलाएगा, ड्यूडेनम कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, ड्यूडेनम कहलाता है, देखेंगे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम कहते हैं। तो ये जो ड्यूडेनम है और यहाँ पर स्टमक है, ये वाला पार्ट क्या है, स्टमक है ना, ये वाला पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट क्या चीज़ है, स्टमक है। तो ये ड्यूडेनम और यहाँ पर स्टमक के बीच में यहाँ पर एक वॉल्व होता है। ठीक है, एक ढक्कन टाइप का होता है, एक वॉल्व होता है। ठीक है, एक वॉल्व होता है, इसी वॉल्व से इस प्रकार से जो खाना होता है वो आगे बढ़ता है। जब इसका आंशिक रूप से जब पाचन हो जाएगा, यहाँ पर जब देखेंगे ये जो वाला पार्ट है, मतलब कि ये जो स्टमक है, स्टमक में जब भोजन का आंशिक रूप से जब पाचन हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से जो जो पेप्सिन एंजाइम है वो काम कर देता है। पेप्सिन एंजाइम जब जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन्स में बदल देता है, मतलब कि आंशिक रूप से भोजन का जब पाचन होता है, तो यहाँ पर इसको हम काइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, काइम के फॉर्म में इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो वाल्व होता है वो वाल्व खुलता है और फिर भोजन को इस प्रकार से इधर ये जाने की अनुमति दे देता है। तो यहाँ पर जो वाल्व है, इस वाल्व का नाम है पायलोरिक वाल्व। ठीक है, पायलोरस लिखा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पायलोरिक वाल्व के नाम से जाना जाता है। देखो, ये पायलोरिक वाल्व क्या होता है, पायलोरिक वाल्व किसके किसके बीच में होता है, तो ये अमाशय और ग्रहणी के बीच में, मतलब कि स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आपको क्या बताया हूँ, इधर ड्यूडेनम वाला पार्ट है और यहाँ पर स्टमक वाला पार्ट है, तो इसी के बीच में यहाँ पर क्या होता है, पायलोरिक वाल्व होता है। चलो, तो ये हुआ पायलोरिक वाल्व। देखो, अब यहाँ पर छोटा सा पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है, जो चीज़ मैं भी आपको समझाया हूँ, आफ्टर फूड मिक्स विथ स्टमक एसिड, मतलब कि पेट में जो एसिड होता है HCl होता है, और वहाँ पर जो पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है उन सबसे जब जो खाना होता है मिक्स हो जाता है, दे मूव इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम में इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है, पायलोरिक जो वाल्व होता है उसको, मतलब उससे आगे बढ़ करके, मतलब जो पायलोरिक वाल्व खुलता है वहाँ से फिर वो आगे बढ़ता है, जो खाना होता है वो दे मिक्स विथ बाइल जूस। आगे बढ़कर क्या होगा, यहाँ पर बाइल जूस से मिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, अब इधर जब पहुँचता है ना ये वाला पार्ट, तो बाइल जूस से मिक्स होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस होता है, उससे भी मिक्स होता है ना, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, इन सब से मिक्स होगा। देखो, तो बाइल जूस से मिक्स होता है बोल रहा है, पेनक्रियाटिक जूस से मिक्स होता है, इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस से मिक्स होता है। 3 प्रकार के जूस है वो इस प्रकार से जा करके जो खाना होगा उसमें और मिक्स होगा। ठीक है, कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है वहाँ पर जा करके ये जो जूस है या फिर जो एंजाइम वगैरह है वो सभी मिक्स होता है। ठीक है, कौन कौन सा, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। तो ये जितना भी जूस यहाँ पर बताया गया है वो सभी आ करके मिक्स होते हैं। कैसे मिक्स होते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से बाइल जूस, अब देखो बाइल जूस के बारे में वहाँ पर बात किया गया है ना, तो बाइल जूस है क्या चीज़, ये जो लीवर होता है ना, लीवर, इस प्रकार से लीवर, तो ये लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है। इस प्रकार से बाइल जूस यहाँ से ये रिलीज करेगा। जो बाइल जूस होता है यहाँ पर बॉल ग्लैडर में जाकर के, मतलब बॉल ग्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए, मतलब बाद में इसको यूज़ किया जाए इसके लिए। अब जो यहाँ पर स्टोर हुआ है वही जो बाइल जूस है वो आगे बढ़ेगा और इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में इस प्रकार से वो आ जाएगा खाने को पचाने के लिए। जैसे ही खाना इस प्रकार से इधर ये इस प्रकार से पहुँचता है, तो ये जो बाइल जूस है वो
ये जो गॉल ब्लैडर में भरा हुआ है, गॉल ब्लैडर से निकल करके यहाँ पर कहाँ आता है, ड्यूडेनम में आता है। ठीक है, ड्यूडेनम में पहुँचता है, ड्यूडेनम में जो बाइल जूस है वो पहुँचता है। इसी प्रकार से इंटेस्टाइनल जूस, ये जो इंटेस्टाइन है ना, मतलब ये जो देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही ये जो पार्ट है, ड्यूडेनम जो मैं बोल रहा हूँ ना, ड्यूडेनम क्या चीज़ है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। ठीक है, समझाता हूँ आपको, देखिए। जो छोटी आंत है ना, इसी छोटी आंत का हिस्सा ये ड्यूडेनम होता है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये स्टमक है ना, अमाशय है, यहाँ से शुरू होता है ये वाला पार्ट, इस प्रकार छोटी आंत कहलाता है। ये छोटी आंत में भी 3 पार्ट होता है इसका, इस तरीके से 3 पार्ट इसका होता है छोटी आंत का। तो इसमें सबसे वाला पहला वाला पार्ट ऊपर में जो दिख रहा है वो ड्यूडेनम कहलाता है। ठीक, क्या कहलाएगा, ड्यूडेनम कहलाएगा। बीच वाला पार्ट कहलाएगा जेजेनम। ठीक है, बीच वाला पार्ट कहलाता है क्या, जेजेनम। और सबसे नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है वो इलियम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो छोटी आंत होता है उसका 3 पार्ट होता है। तो 3 पार्ट में जो पहला पार्ट यहाँ पर ड्यूडेनम कहला रहा है, इस ड्यूडेनम में अभी खाना पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग अभी समझ रहे हैं, तो ड्यूडेनम में जब इस प्रकार से खाना पहुंचा है, छोटी आंत का जो ऊपर वाला हिस्सा जो कि ड्यूडेनम कहलाता है, इस ड्यूडेनम में जब खाना पहुंचा है तो यहाँ पर 3 प्रकार के जूस आकर के मिक्स होते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है वो रिलीज होगा और आकर के खाने में मिक्स होगा। इसके बाद यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस है, वो आकर के इसमें मिक्स होगा। इसके बाद यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस है, वो आकर के इस खाने में मिक्स होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो जूस हैं, ठीक है, एक इधर से, मतलब कि ये जो बाइल जूस है वो, एक इधर से इंटेस्टाइनल जूस है वो, एक इधर से जो पेनक्रियाटिक जूस है वो, 3 प्रकार के जूस इस खाने में आकर के मिक्स होते हैं और फिर भोजन का और पाचन की जो क्रिया है वो शुरू होती है। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, स्टमक में हम लोगों ने क्या देखा था, जो पेप्सिन था, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन शुरू कर दिया है, जो पेप्टोन्स में बदल दिया है उसको, पेप्सिन ने क्या किया है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल दिया है। आगे बढ़ करके जो भी जूस है यहाँ पर जब जो भोजन है उसके साथ जब मिक्स होता है तब उसका फिर और पाचन क्रिया शुरू हो जाता है, जिसमें जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास से निकलने वाला जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन मतलब जो पेप्टोन्स में टूटा हुआ है, उस पेप्टोन्स को और अमीनो एसिड में, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में पाचन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टमक का पेप्सिन प्रोटीन का पाचन किया, इसके बाद यहाँ पर जो पेनक्रियास मतलब कि जो अग्नाशय है उसका ट्रिप्सिन, वो भी क्या किया, प्रोटीन का ही पाचन किया, मतलब कि जो पेप्टोन्स में बदला हुआ था उसको और छोटे छोटे पार्ट मतलब कि अमीनो एसिड में चेंज किया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर बाइल जूस है, तो बाइल जूस भी कुछ न कुछ चीज़ों का पाचन कर रहा होगा, है ना, किसका पाचन करता है आगे देखेंगे। इंटेस्टाइनल जूस है, इसका भी कुछ न कुछ योगदान होगा। ठीक है, ये किसका पाचन कर रहा है इसको भी हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर जितने भी पार्ट्स है उसको हम लोगों ने समझा। ठीक है, ये ड्यूडेनम यहाँ पर लिखा है, देखो नीचे में यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, तो ये ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने समझा। यहाँ पर जो खाना है वो जब जो पेप्सिन एंजाइम है और वहाँ पर जो HCl है, स्टमक में जो पेप्सिन एंजाइम और जो HCl है उसके साथ मिक्स होता है, मतलब कि जो पाचक रस है उन सब के साथ जब मिक्स हो जाता है तब ये काइम कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। मैं आपको बता चुका हूँ ये जो काइम कहलाता है, ठीक है, ये काइम कहलाएगा। ये काइम इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर था तो इसको हम बोलस बोल रहे थे। ठीक है, बोलस कहला रहा था। यहाँ पर जब आया, जब यहाँ पर ये जो स्टमक में जो भी जूस है ना, पाचक रस यहाँ पर जो है, इन पाचक रस के साथ जब मिक्स हुआ तो ये काइम कहलाया। ठीक है, यहाँ पर ये बोलस कहलाया था, यहाँ पर काइम कहला रहा है। ठीक है, यहाँ पर काइम, तो काइम जब इस प्रकार से आगे बढ़ता है, यहाँ पर जब पहुँचता है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि बाइल जूस इस प्रकार से यहाँ से आके मिक्स हो जाएगा, यहाँ से इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होगा और यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा। इस प्रकार से अब आगे बढ़ेगा ये खाना और यहाँ पर इसका और भी जो पाचन की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है, मतलब कि और इसका पाचन होते जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने समझा। यहाँ पर देख लो, ये जो लीवर है, लीवर से बाइल जूस इस प्रकार से नीचे आता है, ये बताया गया है। यहाँ पर बाल ग्लैडर बोलते हैं इसको, है ना, पित्त की थैली बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, बाल ग्लैडर या फिर पित्त की थैली, हरे रंग का होता है जनरली। अगर आप मांस मछली वगैरह कभी करते देखे होंगे तो वहाँ पित्त की थैली इस प्रकार से लीवर के पास में चिपका हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, लीवर में इस प्रकार से चिपका रहता है, पित्त की थैली बोलते हैं। ठीक है, बाल ग्लैडर बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पित्त की थैली से मतलब बाल ग्लैडर इस प्रकार से जो बाइल जूस है वो रिलीज होकर के इस प्रकार से यहाँ पर ड्यूडेनम में पहुँचता है।
इंटेस्टाइनल जूस इस प्रकार से यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। यहाँ पर इधर से बाइल जूस हम लोगों ने देखा, यहाँ से इंटेस्टाइनल जूस देखा और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस देखा। तो 3 प्रकार के जूस इस प्रकार से आकर के इसमें मिक्स हुआ, ठीक। कहाँ पे? ड्यूडेनम में जो काइम यहाँ पर पहुँचा हुआ था, जो भोजन था उसके साथ आकर के मिक्स होता है और आगे फिर इसका पाचन शुरू हो जाता है, ठीक। इसको मैं आपको समझा चुका हूँ, 2 से 3 बार ये हो चुका। अब देखो, ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब देखो आगे क्या होता है। मैंने आपको एक चीज़ तो समझा दिया कि पेनक्रियास से, है ना। पेनक्रियास को तो बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में बाइल जूस आ रहा है ना। पहले क्या आता है? बाइल जूस आता है। इस प्रकार से आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे यहाँ पर पहले क्या आया है? बाइल जूस आया है। तो बाइल जूस के बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है। बाइल जूस है क्या, कैसा काम करता है वो, ऐसे। तो जो बाइल जूस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, पित्तरस, ठीक है। बाइल जूस, पित्तरस इज प्रोड्यूस्ड इन योर लिवर, मतलब कि हमारे लिवर से ये प्रोड्यूस होता है, मतलब कि निकलता है। स्टोर्ड इन योर गॉल ब्लैडर, मतलब कि पित्त रस में मतलब पित्ताशय में जाकर के स्टोर हो जाता है। जो पित्त रस है, मतलब कि बाइल जूस है, वो पित्ताशय में जाकर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। बाइल जूस क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। इसका प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये क्या रहेगा? एल्कलाइन नेचर का रहेगा, क्षारीय प्रकृति का रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे ना। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइल जूस एंजाइम नहीं है। बाकी आप इधर जो दूसरे जूस वगैरह हम देख रहे हैं ना, पेनक्रियाटिक जूस कह सकते हो, या फिर आप इधर ये जो अमाशय में कुछ एंजाइम वगैरह हम लोगों ने देखा है, सलाइवरी एंजाइम वगैरह हम लोगों ने बात किया, वो सब एंजाइम आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर बाइल जूस को आप एंजाइम नहीं कह सकते, ठीक है। बाइल जूस एंजाइम नहीं है। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ना, बाइल जूस एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। फिर भी यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। फिर भी क्या होता है? ये भोजन को पचाने में सहायक होता है। बाइल जूस, सॉरी, बाइल साल्ट, मतलब इसमें बाइल साल्ट होता है जो कि वसा के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। मतलब ये जो बाइल जूस है वो क्या करता है? लिपिड का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। हम लोगों ने क्या समझा था? अमाशय में, ठीक है, जो स्टमक था, स्टमक में जो पेप्सिन था उसने प्रोटीन का पाचन शुरू कर दिया था, ठीक है। उसने क्या कर दिया? प्रोटीन का पाचन शुरू कर दिया है। मुख से, मतलब सलाइवरी ग्लैंड से हम लोगों ने क्या देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि यहाँ पर जो स्टार्च है उसका पाचन शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने मतलब स्टमक में क्या देख लिया कि जो प्रोटीन है उसका पाचन शुरू हो चुका है। अब जैसे ही ड्यूडेनम में यहाँ पर पहुँचा, जो खाना ड्यूडेनम में पहुँचा और ये बाइल जूस से के साथ जैसे मिक्स होगा, जो खाना ये जो है, जो काइम के फॉर्म में पहुँचा हुआ है, काइम जिसको हम बोल रहे थे, वो जब जैसे ही बाइल जूस के साथ पहुँचेगा, मतलब मिक्स होगा, बाइल जूस में जो बाइल साल्ट होता है, ठीक है, बाइल जूस में क्या होता है? बाइल साल्ट होता है। ये बाइल साल्ट क्या कर देगा? इस वसा का, मतलब उसमें जो उपस्थित जो वसा होता है, जो लिपिड होता है, उस लिपिड का पाचन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से ये जो भोजन है उसका धीरे 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 पाचन की प्रक्रिया होती है वो शुरू हो रही है। आप देखेंगे तो अमाशय में, मतलब स्टमक में, सिर्फ प्रोटीन का ही पाचन वहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट देखा था, ठीक है। मुख में तो हम लोगों ने क्या देखा था? सीधा स्टार्च का पाचन, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो चुका है। जैसे ही अमाशय में पहुँचा वहाँ पर प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया। जैसे ही यहाँ पर ड्यूडेनम में पहुँचा, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना पहुँचा है, वसा का पाचन यहाँ पर शुरू हो जाता है। और वसा का पाचन करवाने में किसका योगदान है? बाइल जूस का योगदान है, ठीक है, बाइल जूस। यह प्रक्रिया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। मतलब फैट का पाचन यहाँ पर शुरू हो जाता है। इमल्सिफिकेशन यही चीज़ कहलाता है। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर बाइल जूस तक का जो कहानी है वो हम लोगों ने देखा, किस प्रकार से भोजन, है ना, किस प्रकार से भोजन पहले ये जो इसोफेगस है इससे होते हुए इस प्रकार से बोलस के फॉर्म में यहाँ पर पहुँचा। अब यहाँ पर जैसे ही पहुँचा, इस प्रकार से स्टमक में जो HCl है और जो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या कर देते हैं? प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन्स में बदल देते हैं। जैसे ही प्रोटीन जो पेप्टोन्स में बदला हुआ है, या फिर जो भोजन है जिसको हम काइम बोल रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से आगे बढ़ता है, एंड इस प्रकार से आगे जब ये बढ़ता है, यहाँ पर पहुँचता है, मतलब कि ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है यहाँ पर जब पहुँचता है तो ड्यूडेनम में क्या होता है? बाइल जूस रिलीज होता है ना। इधर से बाइल जूस, ये बाइल जूस क्या करता है? वसा का पाचन करना शुरू कर देता है, मतलब फैट का पाचन शुरू करना, मतलब फैट का पाचन शुरू कर देता है।
आगे पहुंचेगा यहाँ पर पेनक्रियास से हम लोग देखेंगे जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम रहेगा, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम पेनक्रियास जो निकलता है वो पेप्टोन्स को, मतलब जो प्रोटीन था वो पेप्टोन्स में बदल चुका है, उसको और वो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा, मतलब कि अमीनो एसिड के फॉर्म में उसको तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि एक तो बाइल जूस को समझ लिया है, अब यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस को समझेंगे, पेनक्रियाटिक जूस को समझेंगे, दोनों को भी और समझना बाकी है। ठीक है, बाइल जूस को कहानी हम लोगों ने क्या समझा, बाइल जूस करता क्या है कि ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, वसा का पाचन करता है, यह किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है, लेकिन क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है। और इसका प्रकृति कैसा होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बाइल जूस तो हम लोगों ने देखा कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है, मतलब लीवर से निकलता है। तो थोड़ा सा लीवर के बारे में भी जानकारी ले लो। तो जो लीवर होता है ना, ये जो यकृत होता है, लीवर होता है, यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ठीक है, यकृत क्या होता है, मतलब जो लीवर होता है वो क्या होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में इसको जाना जाता है। यह बाइल जूस को बनाती है। ठीक, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा बाइल जूस को बना करके बॉल ग्लैडर में उसको स्टोर कर देती है, ऐसा हम लोगों ने समझा। और यह एंजाइम नहीं है, इसको मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, यह एंजाइम नहीं है, फिर भी क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है। ठीक है, फिर भी क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है, मतलब कि खाना का, भोजन का पाचन करता है। इसके अलावा यहाँ पर लीवर में, मतलब कि इस यकृत में, है ना, यकृत में और क्या होता है, देखो, यह ग्लाइकोजन और विटामिन को, है ना, मतलब देखो ग्लाइकोजन मतलब कि जो हमारा जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वो लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वो लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस बनाने के अलावा और क्या क्या काम करता है, मतलब और क्या क्या काम करता है, तो एक तो ग्लाइकोजन स्टोर करके रखता है, दूसरा विटामिन को स्टोर करके रखता है। और विटामिन में कौन से विटामिन, कीड़ा नाम के विटामिन। देखो कीड़ा मतलब कि कौन कौन सा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो 4 प्रकार के जो विटामिन है इसको स्टोर करके रखता है कौन, लीवर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लीवर। तो लीवर जो होता है ये 4 प्रकार के जो विटामिन होता है, के, ई, डी, ए, इस चारों प्रकार के जो विटामिन है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। तो ग्लाइकोजन और कुछ विटामिन को स्टोर करके रखता है कौन, लीवर। यह एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये फिलहाल अभी छोड़ दो, इसका कोई काम का नहीं है। यह जहरीले पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जहरीले पदार्थों क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिक पदार्थ अगर रहता है तो उसको क्या कर देता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी काम करता है। ठीक है, यकृत। चलिए, तो हम लोगों ने ये यकृत तक ये हो चुका है ना। यकृत के बाद हम लोग क्या देखेंगे, पेनक्रियाटिक जूस के बारे में बात करेंगे। पेनक्रियाटिक जूस मतलब कि जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय से निकलने वाले जो भी पाचक एंजाइम है उन सब के बारे में बात करना है। मतलब कि जो अग्नाशय रस होता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है, उस जूस में कौन कौन से एंजाइम होता है उसको हमको यहाँ पर समझना है। देखिए, तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे ये 3 प्रकार के जो एंजाइम है वो हमारे जो अग्नाशय रस होता है, मतलब अग्नाशय जो रस होता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है, उसमें शामिल होता है। तो ये कौन कौन सा है, एक तो है अमाइलेज, अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। ये 3 प्रकार का एंजाइम हमको देखने को मिलता है किसमें, अग्नाशय रस में, मतलब कि पेनक्रियाटिक जूस में। आपको याद होगा ये जो अमाइलेज है वो हमारे सलाइवा में भी था, जो हमारा लार था, हमारे लार में भी क्या था, अमाइलेज नाम का एंजाइम था, जो कि स्टार्च को माल्टोज के रूप में चेंज कर रहा था, है ना। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग पेनक्रियाटिक जूस देखेंगे ना, तो पेनक्रियाटिक जूस में भी क्या होता है, अमाइलेज होता है। ये भी क्या करता है, जो स्टार्च है उसको माल्टोज में चेंज कर रहा है ना। मुंह में भी क्या हुआ था, जो अमाइलेज था, मुंह वाला जो मतलब कि जो सलाइवा था उसमें भी जो अमाइलेज था वो भी क्या कर रहा था, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर रहा था। अब बचा खुचा जो भी स्टार्च पेट तक पहुंच चुका है, जो कि माल्टोज में चेंज नहीं हुआ है, वो अब यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस के माध्यम से क्या होगा, वो माल्टोज में चेंज होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है कौन, अमाइलेज। इसके बाद देखो, तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कि जो अमाइलेज एंजाइम है वो पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियास से भी, मतलब अग्नाशय के अग्नाशय से भी निकलता है, और हमारे सलाइवा में भी ये जो अमाइलेज है वो होता है। ठीक है, दोनों में होता है, ध्यान में रखेंगे। इसका देखो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन चैन को
मतलब कि प्रोटीन को ये अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, प्रोटीन को क्या करता है ये अमीनो एसिड में ये तोड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो प्रोटीन का पाचन यहाँ पर अगर देखा जाए, पेनक्रियाटिक जूस में अगर हम पेनक्रियाटिक जूस के माध्यम से अगर प्रोटीन का पाचन देखेंगे तो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम कर रहा है। जबकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा था, ये जो अमाशय है, स्टमक जो हम लोगों ने देखा है, स्टमक में जो पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, स्टमक में हम देखेंगे तो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। जबकि हम पेनक्रियास में अगर देखते हैं, मतलब कि अग्नाशय में अगर हम देखते हैं, तो ये जो ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, दोनों में बस ध्यान में रखेंगे कि कौन कहाँ पाया जाता है। अगर हमको स्टमक में पूछा जाएगा, अमाशय में अगर पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, पेप्सिन बोलेंगे। जबकि पेनक्रियास से कौन सा एंजाइम, मतलब कि जो कौन सा एंजाइम रिलीज होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्सिन बोलेंगे। तो अमाइलेज, यहाँ पर अमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को माल्टोज में चेंज किया। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। ठीक है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन चेंज करता है, मतलब जो वसा है, इस वसा को, है ना, इस वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इसमें चेंज करने का काम किसका है, तो ये लाइपेज का काम है। ठीक है, लाइपेज नाम का जो एंजाइम है वो इस प्रकार से इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर रहा है। ठीक, समझ आ गया। चलो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। तो ये हमारा पेनक्रियाटिक जूस को हम लोग समझ गए, जो अग्नाशय से निकलने वाले जो 3 प्रकार के एंजाइम है उसको हम लोगों ने समझ लिया। इसमें आप देखेंगे तो वसा का भी पाचन हो रहा है ना, यहाँ पर देखोगे तो वसा का पाचन हो रहा है, प्रोटीन का भी यहाँ पर पाचन हो रहा है ना, किसके माध्यम से, ट्रिप्सिन के माध्यम से, और स्टार्च का भी पाचन हो रहा है, मतलब कि जो ग्लूकोज है उसका भी पाचन यहाँ पर हो रहा है ना। तो तीनों प्रकार का, है ना, मतलब कि देखेंगे तो वसा, प्रोटीन और ये जो स्टार्च है, ये तीनों का यहाँ पर पाचन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो पेनक्रियाटिक जूस है ना, देखो पेनक्रियाटिक जूस, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा था, ये जो अग्नाशय रस है इस प्रकार से यहाँ से निकल करके, ये जो पेनक्रियास है अग्नाशय से निकल इस प्रकार से यहाँ पर आता है। मतलब यहाँ पर इस प्रकार से जो भी एंजाइम है वो यहाँ तक पहुँचता है, और यहाँ पर पहुँचा है, मतलब वो कहाँ पर पहुँचा है, वो ड्यूडेनम में पहुँचा है। मतलब कि छोटी आंत का ये ऊपर वाला जो भाग है, छोटी आंत का जो ऊपर वाला भाग है जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, इस ड्यूडेनम में पहुँचा हुआ है पेनक्रियाटिक जूस। अब ये पेनक्रियाटिक जूस ही क्या करेगा, मतलब छोटी आंत में ही क्या करेगा, उसका ये जो भी चीज़ है, मतलब कि जो स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, इन सब का पाचन करेगा, और इसमें ये सभी एंजाइम होते हैं, हम लोगों ने ये सब देखा है। ठीक है, तो ये सब एंजाइम कहाँ पहुँच चुका है, ड्यूडेनम में पहुँच चुका है, और वहाँ पर पाचन हो रहा है, मतलब वहाँ पर पाचन शुरू हो जा रहा है, मतलब वहाँ पर पाचन हो रहा है। तो अब देखो ये जो जो इंटेस्टाइनल जूस है, मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने अभी मैं आपको बताया, जिसको ऊपर वाला भाग ड्यूडेनम कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस प्रकार से, ऊपर वाला भाग, मतलब सबसे ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है, तो ये ड्यूडेनम कहलाता है। फिर बीच वाला जेजुनम कहलाता है। फिर इलियम कहलाता है, लास्ट वाला पार्ट, है ना, इस प्रकार से लास्ट वाला पार्ट इलियम कहलाता है। तो 3 प्रकार के इस प्रकार से हमको ये देखने को मिलता है। तो ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो पेनक्रियाटिक जूस है वो इस प्रकार से आकर के वहाँ पर भोजन को पाचन करने में सहायता कर रहा है ना। पेनक्रियाटिक जूस इस प्रकार से आकर के यहाँ पर भोजन को पाचन करेगा, मतलब भोजन का पाचन करने में सहयोग करेगा। इसी प्रकार जो बाइल जूस है वो भी इस प्रकार से यहाँ आकर के भोजन का पाचन करना स्टार्ट कर दिया है। इसी प्रकार से जो इंटेस्टाइन है, मतलब ये जो ड्यूडेनम है, मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाला भाग है, इस इंटेस्टाइन से भी कुछ ना कुछ पाचक रस निकलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ पाचक रस निकलेगा जो क्या करेगा, भोजन का पाचन करने में सहायता करेगा। उसी को यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस कहा जा रहा है। मतलब कि जो छोटी आंत है उससे निकलने वाला जो जूस है ना, मतलब उससे निकलने वाले जो भी रस हैं उसको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इंटेस्टाइनल जूस कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द इंटेस्टाइनल जूस। इट कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ एंजाइम सच एस माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। अब देखो यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल जूस है ना, वो जब निकलता है तो उसमें हम यहाँ पर देखेंगे तो ये माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज है। तो ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये यही है। ठीक है, माल्टेज है, लैक्टेज है और सुक्रेज है। तो ये जो भी इंटेस्टाइनल जूस है
ये सब क्या करना शुरू कर देते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करना शुरू कर देते हैं। जो हम लोगों ने देखा है ना, माल्टोस, माल्टोस जो हम लोगों ने देखा है, ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च को माल्टोस के फॉर्म में चेंज कर दिया था। किसने चेंज किया था? अमाइलेज ने। अमाइलेज ने क्या किया है कि स्टार्च को माल्टोस के फॉर्म में चेंज कर दिया है। स्टार्च माल्टोज में इस प्रकार चेंज हो चुका है। अब यही माल्टोस को यहाँ पर क्या करेगा, इस माल्टोस को माल्टेज नाम का एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ेगा, है ना। मतलब इस प्रकार से दो अणु हमको यहाँ पर ग्लूकोज का देखने को मिलेगा। तो ये जो माल्टेज है, सॉरी माल्टोज है, वो माल्टेज एंजाइम के माध्यम से यहाँ पर ग्लूकोज में टूट रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से याद रखेंगे, जो लैक्टोज नाम का एंजाइम होता है, सॉरी जो लैक्टोज जो होता है, एंजाइम नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे ना इसको, कार्बोहाइड्रेट है जी सभी। तो ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज लैक्टेज नाम का एंजाइम के माध्यम से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये टूटता है। ठीक है, लैक्टोज किसके माध्यम से, लैक्टेज के माध्यम से, लैक्टेज के माध्यम से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट रहा है। इसी प्रकार से सुक्रोज, जो सुक्रोज होता है वो सुक्रेज नाम का एंजाइम के माध्यम से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं माल्टोज, है ना, माल्टोज पढ़ते हैं, लैक्टोज पढ़ते हैं, है ना। दूध में हम देखते हैं तो लैक्टोज नाम के जो कार्बोहाइड्रेट है वो सब हमको देखने को मिलता है। माल्टोज देखते हैं तो जो भी हम लोग अनाज वगैरह खाते हैं वो सब में हमको ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो भी ये कार्बोहाइड्रेट हमको देखने को मिल रही है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट अलग अलग एंजाइम के माध्यम से, है ना, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, इन सब के माध्यम से हमको इस प्रकार से अलग अलग भाग में टूटते हुए देखने को मिलता है ना। यहाँ पर देखेंगे हैं माल्टोज किस में टूटा है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। लैक्टोज किस में टूटा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सुक्रोज किस में टूटा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, इस प्रकार से ये है। चलिए, तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस मतलब कि यहाँ पर आंत में आकर के इस प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट है उनका पाचन किस प्रकार से होगा वो हम लोगों ने समझा। अब देखो, अब जैसे यहाँ पर पाचन की क्रिया संपन्न होती है, इस प्रकार से पाचन जब होता है, इस प्रकार से पाचन यहाँ तक होते होते पहुँचा, जब बीच वाला पार्ट में इस प्रकार से जब खाना पहुँचेगा, जो भी फूड है वो इस प्रकार से बीच वाले पार्ट में पहुँचेगा, मतलब कि जेजेनम में और इलियम वाले पार्ट में जब पहुँचेगा, पहले तो जेजेनम में पहुँचेगा, तो यहाँ पर अब इस भोजन से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, वो सभी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, हमारे ये वाला पार्ट से, मतलब जेजेनम वाले पार्ट से जितने भी उसको उसमें जो पोषक तत्व है उसको अवशोषित किया जाएगा। जेजेनम क्या करेगा, उस खाने में, मतलब उस भोजन में, बचे हुए उस भोजन में जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जितने भी पोषक तत्व होंगे, उन सबको अवशोषित करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे। कौन, जेजेनम और इलियम वाला पार्ट, लेकिन ज़्यादातर देखा है तो जेजेनम वाले पार्ट में होता है। तो मिडिल पार्ट देखो क्या बोल रहा है, द मिडिल पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज द जेजेनम। ठीक है, जेजेनम, द जेजेनम एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको क्या करता है, जेजेनम एब्जॉर्ब करता है। द मेन फंक्शन ऑफ विलाई, अब देखो इस जेजेनम या फिर यहाँ पर जो छोटी आंत हम लोग देख रहे हैं ना, इस छोटी आंत के अंदर वाला जो पार्ट है, अगर आप देखोगे, जैसे कि इस प्रकार से छोटी आंत, एक पाइप है, मान के चलो इस प्रकार से एक प्रकार का पाइप है, तो इस पाइप में अंदर वाला पार्ट में इस प्रकार से जब देखोगे, इधर ये वाला पार्ट में देखोगे, तो हमको इस प्रकार से कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। इस प्रकार से जो टिश्यू होता है वो टिश्यू हमको देखने को मिलता है। इसको और अगर जूम करके देखा जाए तो इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमको ये देखने को मिलेगा, है ना। मतलब सिंपल आप मान चलो, ऐसे इस प्रकार से पाइप है और इसके अंदर में हमको इस प्रकार से ये ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है ना। इस प्रकार से ये ऊपर में भी और नीचे में भी ऐसा ऐसा ऐसा। अब इसमें से भोजन इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो भी हमको देखने को मिल रहा है इसको हम कहते हैं विलाई। ठीक है, VILLI, ये विलाई के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसका काम क्या है, अब इसका दो काम है। एक तो आंत के अंदर का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देना, है ना, जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देना। जैसे कि सिंपल अगर इस प्रकार से पाइप रहता तो एरिया यहाँ पर कम है, लेकिन अगर यही चीज़ इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा तो एरिया यहाँ पर बढ़ जाएगा, है ना। ऊपर नीचे इस प्रकार देखोगे तो एरिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो पोषक तत्व है उसको अवशोषित करने में आसानी होगी, है ना, पोषक तत्व को अवशोषित करने में आसानी होगी।
है ना। मतलब कि जो विलाई वाला जो पार्ट है, विलाई है, इस प्रकार से हमको जो देखने को मिल रहा है, इस विलाई के माध्यम से क्या होगा, पोषक तत्व का अब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि अवशोषण होगा, है ना। मतलब कि जो डाइजेस्टेड जो फूड है उसमें से जो पोषक तत्व है उसका अवशोषण करने में सहायता करता है कौन, विलाई। इसके अलावा यहाँ पर जो ये जो गड्ढा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से विलाई है। इस विलाई में इस प्रकार से ये वाला जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, जो खाई हमको दिखाई दे रहा है, बीच में इस प्रकार से गड्ढा वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, वहां से देखो, वहां से क्या होता है, कुछ एंजाइम, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। जैसे ये वाले जो पार्ट है ना, इस प्रकार से, ये इसको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, लीवर कुहन, या फिर इसको आप क्या क्या कह सकते हो, लीवर कुहन की दरारें कह सकते हो। ये बीच वाला जो पार्ट जो दिख रहा है ना, दरार, इस प्रकार से ये वाला हिस्सा, इसको लीवर कुहन की दरारें कहते हैं। क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें से क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा है ना, अभी माल्टेज देखा है, लैक्टेज हम लोगों ने देखा है, ये जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये सब निकलते हैं वहीं से, ठीक है। कहाँ से निकलते हैं, ये जो विलाई के बीच बीच में इस प्रकार से हमको गैप देखने को मिल रहा है, जिसको क्या कहा जा रहा है, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन के नाम से जाना जाता है। इसी के माध्यम से बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो सभी निकलते हैं, ठीक है। मतलब एक म्यूकस टाइप का कुछ पदार्थ वहाँ से निकलता है, जिसमें बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। तो विलाई का मुख्य काम क्या है पूछा जाएगा, तो आप याद रखेंगे कि जो जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पोषक तत्व है, उसका अवशोषण करना, उसको एब्जॉर्ब करना ही इसका मुख्य काम होता है। और क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन का किसमें होता है, तो विलाई के बीच बीच में इस प्रकार से हमको जो गड्ढा देखने को मिलता है, जो खाई हमको देखने को मिलता है, इसी क्या कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो दरार देखने को मिल रहा है उसी चीज़ को। चलिए, तो ये इस प्रकार से ये हुआ। अब इसके बाद देखिए ये तो कंप्लीट हो गया हमारा जो ये वाला जो पार्ट है, जो छोटी आंत वाला जो पार्ट है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में जितने भी जो पाचक रस हैं, जो कि बाइल जूस के माध्यम से प्रकार से आया है, जो पेनक्रियास के माध्यम से इस प्रकार से आया है, ये सभी इस प्रकार से यहाँ पर पहुँचते हैं और भोजन का पाचन करना शुरू कर देते हैं। बाइल जूस भी और यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस भी, दोनों इस प्रकार से यहाँ पर आकर के भोजन का पाचन करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा छोटी आंत से भी कुछ न कुछ वहाँ से पाचक एंजाइम निकलते हैं, है ना, माल्टेज, लैक्टेज, ये जो हम लोगों ने देखा है वो सब निकलते हैं। सब मिल करके भोजन का पाचन यहाँ पर करते हैं, और जब यहाँ तक पहुँचता है, जब भोजन, बचा हुआ भोजन जब यहाँ पर पहुँचता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका अवशोषण होता है। मतलब उसमें से जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, उसका अवशोषण वहाँ पर होगा। और फिर ये और आगे पहुँचता है, तो जो बचा खुचा जो पोषक तत्व है वो यहाँ पर इलियम वाले पार्ट से भी अवशोषित होता है, ठीक है। अब इसके बाद सीधा ये भोजन यहाँ पर बड़ी आंत में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। बड़ी आंत में जब प्रवेश करेगा तो देखो, अब बड़ी आंत का 3 पार्ट होता है, सॉरी 3 नहीं 4 पार्ट होता है, ठीक है। छोटी आंत का 3 पार्ट था, अब यहाँ पर इसको क्या देखेंगे, 4 पार्ट हमको देखने को मिलता है, 4 पार्ट्स इसमें हमको देखने को मिलता है। पहला है सीकम, ठीक है, पहला पार्ट क्या है, सीकम है, फिर कोलन है, फिर रेक्टम है, फिर अनाल कैनाल है, ठीक है, अनाल कैनाल है। देखो, तो यहाँ पर हमको जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, पहला क्या है, सीकम है। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट हमको देखने को मिलता है, सबसे शुरू वाला जो पार्ट हमको ये देखने को जो मिला, ठीक है, यहाँ पर इस वाले पार्ट को बोलेंगे सीकम, ठीक है। पहला वाला पार्ट इस प्रकार से है। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट जो हमको देखने को मिलता है, मतलब कि आप कह सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से, ये वाले पार्ट को बोलेंगे क्या, कॉलन बोलेंगे, ठीक, इस प्रकार से। इसके बाद रेक्टम वाला पार्ट रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ ये वाला पार्ट है रेक्टम, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रेक्टम कहलाएगा, ठीक है, ये है रेक्टम इस प्रकार से। अब लास्ट वाला यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये कहलाएगा एनाल कैनाल कहलाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका 4 पार्ट हमको ये देखने को मिलता है। अब इसमें इसका काम क्या होता है, मतलब जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका मेन काम क्या क्या होता है उसको हमको समझना है। तो देखो, यह गुड बैक्टीरिया का घर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, गुड बैक्टीरिया का घर होता है, जो अपचित भोजन को वेस्ट मटेरियल में बदल देता है। आपको बता दूं कि ये जो बड़ी आंत है, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन है, यह
गुड बैक्टीरिया का घर होता है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा बोला जाता है मिलियंस में यहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट मतलब उपस्थित रहता है, जो क्या करता है, हमारे जो अपचित भोजन है, अपचित भोजन को वेस्ट मटेरियल में बदल देता है। ठीक है, जो भोजन वहाँ तक पहुँचा है ना, उसको वेस्ट मटेरियल में बदल देता है। ठीक है, मल के रूप में उसको क्या कर देगा, बदल देगा। तो जो भी बैक्टीरिया हमारे जो बड़ी आंत होता है, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होता है, इसको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। एक गुड बैक्टीरिया और क्या काम करते हैं, एक तो यहाँ पर अपचित भोजन को वेस्ट मटेरियल में बदलने का काम कर रहा है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ विटामिन भी ये वहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, मतलब कुछ विटामिन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन, जैसे कि B12 है, विटामिन B12 हो गया, विटामिन B1 हो गया, विटामिन विटामिन B2 हो गया, विटामिन के हो गया। तो ये जो भी विटामिन है, B12 है, B1 B2 विटामिन के, इन सब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बड़ी आंत में क्या करता है, बहुत सारे विटामिन का फॉर्मेशन किया जाता है, और ये जो भी विटामिन है ये बड़ी आंत में ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, बड़ी आंत के ही जो बड़ी आंत है उससे ही क्या कर लेता है, मतलब उसमें उसी में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसी में अवशोषित हो जाता है वो। ठीक है, अवशोषित होकर हमारे ब्लड में उसको मिला दिया जाता है। तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो सब क्या करते हैं, विटामिन के निर्माण करते हैं बड़ी आंत में ही, और वो हमारे ब्लड में उसको मिला दिया जाता है। ठीक है, अवशोषित करके। इसके अलावा ये जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत का दूसरा काम क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मतलब एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, है ना। वाटर इज अनदर सब्सटेंस दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से पानी का भी क्या होता है, यहाँ पर पानी भी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, पानी का भी क्या होता है, अवशोषण वहाँ पर होता है। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, रेक्टम एक्ट्स एज द टेम्पररी स्टोरेज साइट फॉर द अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब कि यहाँ पर जो रेक्टम वाला जो पार्ट है, लास्ट वाला जो पार्ट हम लोगों ने देखा ना, ये अनाल के नाल से ऊपर यहाँ पर ये रेक्टम वाला पार्ट, तो ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, या फिर नहीं अनडाइजेस्टेड नहीं बोलेंगे, डाइजेस्टेड फूड कह सकते हो, जिसका वहाँ पर पाचन हो चुका है ना, तो यहाँ पर जो जो मल के रूप में जो मटेरियल है वो आकर के इकट्ठा हो जाएगा किसमें, रेक्टम वाले पार्ट में, और यहाँ पर फिर अनाल के अनाल मतलब कि जो एनस वाला पार्ट है, इससे ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा जो पाचक मतलब कि भोजन का पाचन कैसे होता है उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझा। चलिए अब इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस रस में एंजाइम नहीं होता है, किस में एंजाइम नहीं होता है बताना है। पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम नहीं होता है क्या, इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम नहीं होता है क्या, बाइल जूस में, गैस्ट्रिक जूस में। तो हमको पता है कि जो बाइल जूस है वो एंजाइम नहीं है। ठीक है, बाइल जूस एंजाइम नहीं है, फिर भी क्या करता है, ये भोजन का पाचन करने में सहायता करता है। ठीक है, खास करके वसा का पाचन करता है ये। ठीक है, किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैप्लिस डू नॉट कंटेन टेस्ट बड, इनमें से किस पैपली में टेस्ट बड नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या है, फिलीफॉर्म है। बहुत सारे पैपली के बारे में हम लोगों ने बात किया है, इन पैपली में आप लोग ध्यान से देखेंगे इस प्रकार से, तो जिसमें टेस्ट बड नहीं होता वो कौन सा वाला पैपली है ना, ये टेस्ट बड जिसमें नहीं होता फिलीफॉर्म वाला पैपली है। बीच वाला जो पार्ट होता है ना फिलीफॉर्म, इसमें कोई भी टेस्ट बड नहीं होता है, इसमें स्वाद का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। ग्लैंड डज नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, वो कौन सा ग्रंथि जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज नहीं करता है, तो इसका सही आंसर क्या चीज़ है, लीवर है। बाइल जूस डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, और बाइल जूस किसके माध्यम से ही रिलीज किया जाता है, ये रिलीज किया जाता है लीवर के माध्यम से। लीवर ही क्या करता है, बाइल जूस को रिलीज करता है और जो गॉल ब्लैडर है वहाँ पर ले जाकर स्टोर कर देता है। तो लीवर किसी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज नहीं करता, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बाइल जूस एंजाइम नहीं है। ठीक है, बाइल जूस एंजाइम नहीं है। अब देखो बहुत सारे जो इस प्रकार से जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, जो घास वगैरह चरने वाले, जो ऐसे चगलाते रहते हैं ना, जुगाली करने वाले पशु उसको बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर गाय है, तो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वो कभी कभी आप देखें कि पॉलीथीन को खा जाते हैं, है ना, कभी कभी क्या कर लेते हैं, सेलुलो मतलब कि पॉलीथीन वगैरह को भी चबा जाते हैं, है ना, खा जाते हैं। और आप देखेंगे घास वगैरह को खाते हैं ना, घास खाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, सेल्यूलोज का पाचन रूमेन में होता है। देखो जो घास जब पशु चरते हैं ना, घास वगैरह जब खाते हैं, सेल्यूलोज वगैरह को जब खाते हैं, तो जो सेल्यूलोज वगैरह है इसका जो पाचन होता है वो रूमेन में होता है। इस प्रकार से इनके
पेट में अगर देखेंगे तो रूमेन नाम का इस प्रकार से एक हिस्सा इसमें रहता है, एक पार्ट है जिसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। अगर हम इस प्रकार से घास खाना शुरू कर दें तो हमारा पेट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूमेन हमारे पेट में नहीं रहता है। जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में हमको क्या देखने को मिलता है? रूमेन देखने को मिलता है। तो इसी वजह से ये क्या होता है, सेल्यूलोज वगैरह का पाचन ये कर लेते हैं। ठीक, जुगाली करने या फिर रूमिनेंट स्तनधारियों में जटिल अमाशय होता है। यही जटिल अमाशय मतलब कि रूमेन इसी को कहा जाता है, रूमेन उपस्थित होता है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि पेट अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न करे तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? तो ये पेप्सिन काम नहीं करेगा। अमाशय में हमको पता है पेप्सिन होता है ना, ट्रिप्सिन बोलता तो वो अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन। तो अमाशय में कौन से एंजाइम रहता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन होता है। और पेप्सिन तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि HCl उसके साथ मिक्स नहीं होगा। पेप्सिन और HCl दोनों मिलकर ही क्या करता है, वहाँ पर पाचन का क्रिया को संपन्न करते हैं, पाचन की क्रिया को क्या करते हैं, शुरू मतलब स्टार्ट करते हैं, ये कह सकते हो। मुंह का pH मान कितना होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है? दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है अगर मुंह का जो pH मान है वो 5.5 से कम हो जाए। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। 5.5 से अगर कम हो जाएगा pH मान तो दांत का क्या हो जाएगा? क्षय प्रारंभ हो जाएगा, क्षरण प्रारंभ हो जाता है। अमीबा की कोशिका के भीतर पाचक क्रिया, अमीबा की कोशिका के भीतर पाचन क्रिया को अंतःकोशिकी पाचन मतलब कि इंटरसेलुलर डाइजेशन। अमीबा में क्या होता है ना, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, अमीबा इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर हम देखेंगे तो पाचन की जो क्रिया है उसको इंट्रासेलुलर है ना, अंतः बोला जा रहा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो पहला वाला जो भाग है, जब यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह को इस प्रकार से जो अमीबा है अपने अंदर ग्रहण करता है, जैसे हम भोजन को इस प्रकार से मुंह के अंदर ले जाते हैं ना, इसी प्रकार से यहाँ पर ये जब बैक्टीरिया वगैरह को, बैक्टीरिया हो या फिर प्रोटोजोआ हो या फिर जो भी अन्य पदार्थ हो, उसको जब इस प्रकार से अमीबा अंदर ले जाता है तो उसका ये वाला जो हिस्सा है, मतलब ये वाला जो प्रोसेस है, इसको कहा जाता है फेगोसाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस के नाम से इसको जानते हैं, फेगोसाइटोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं जब इस प्रकार से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भोजन का पाचन वाचन होने के बाद जब इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा, जैसे कि इंसानों में मल के रूप में बाहर निकलता है पचा हुआ भोजन, इसी प्रकार से यहाँ पर इसको एक्सोसाइटोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा गया है। जो फैगोसाइटोसिस है वो क्या चीज़ है, पूछा गया था। तो फैगोसाइटोसिस वही प्रोसेस है जिसमें इस प्रकार से ये जो अमीबा है या फिर जो एक कोशिकीय जीव है वो भोजन को जब इस प्रकार से ग्रहण करता है उस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, अमीबा के द्वारा जो भोजन को ग्रहण करने का जो प्रोसेस है, प्रारंभिक जो क्रिया है, वो फैगोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर इसको हमको समझना है, ये जो हमारा पेनक्रियास होता है, जो अग्नाशय होता है, इस प्रकार से ये जो अग्नाशय है, इस अग्नाशय से हमको देखने को मिलता है कि एक इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है और एक ग्लूकागोन नाम का एक हार्मोन निकलता है। ठीक है, दो प्रकार का हार्मोन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये दोनों जो हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में जो शुगर लेवल होता है ना, जो खून में जो शुगर लेवल होता है, ब्लड शुगर लेवल जो होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये जो अग्नाशय है, जो पेनक्रियास है, इसमें एक तो याद रखेंगे, इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है इस प्रकार से, इसके अंदर इस प्रकार जब देखेंगे, इसमें जब जो भी टिश्यूज है उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है, तो इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमको देखने को मिलता है। इसको ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसमें हमको मतलब किस में रहता है, किस में उपस्थित होता है, तो ये इस प्रकार से पेनक्रियास में होता है। ठीक है, पेनक्रियास में होता है ना, अग्नाशय में होता है, ये बोलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें हमको दो प्रकार का सेल देखने को मिलता है। ठीक है, इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमको दो प्रकार के सेल हमको देखने को मिलेगा। एक तो बीटा सेल रहता है और दूसरा अल्फा सेल होता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार दो प्रकार सेल रहेगा, एक अल्फा सेल और दूसरा बीटा सेल। इस बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है वो रिलीज होता है। इंसुलिन का रिलीज मतलब इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, तो बीटा सेल से। और इसी प्रकार से जो ग्लूकागोन होता है ये रिलीज होता है अल्फा सेल से। तो बीटा सेल अल्फा सेल दोनों से कौन कौन सा जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, मैंने आपको बता दिया। बीटा सेल से निकलेगा इंसुलिन, अल्फा सेल से निकलेगा क्या, ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है,
ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मतलब कि ये मतलब कि घटाता है, डिक्रीज करता है। जबकि ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा और ये क्या कर देता है, घटा देता है। मतलब हम ये कह सकते हो जो हमारा अग्नाशय है, जो पेनक्रियास है, ये हमारे शरीर में जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम का जो हार्मोन है उसको रिलीज करके। इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज होता है और दोनों क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखो इसमें आप समझिए, फिर उसको मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पेनक्रियास है, मतलब जो अग्नाशय है ना, ये अग्नाशय से एक तो क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है ना। जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है। तो जो ग्लूकागोन होता है ये शुगर लेवल को मैं क्या बताया हूँ कि बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को घटाता है। ठीक है, ये घटाएगा और ये क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है ना। ये बढ़ाता है और ये घटाता है शुगर लेवल को। कैसे करता है देखो, अब जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन क्या करेगा, हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा जो मतलब अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है उसको ये बदल देता है ग्लाइकोजन में। इंसुलिन क्या करेगा, अतिरिक्त जो ग्लूकोज हमारे शरीर में होता है उसको ये किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा और उसको स्टोर कर देता है हमारे लीवर में। लीवर में और हमारे शरीर में जो टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यूज उसको बोलते हैं, है ना। एडिपोज टिश्यू में उसको क्या कर देगा, उसको स्टोर करके रख देगा। तो यहाँ पर इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकागोन में चेंज किया। किसको चेंज किया है, जो ग्लूकोज है हमारे शरीर में, जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, ग्लूकागोन में चेंज करेगा और उसको लीवर में स्टोर कर देगा। और जितने भी जो एडिपोज टिश्यू हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर में बहुत सारे टिश्यूज हैं, उस टिश्यू में ले जाकर कर देगा, स्टोर कर देता है उसको। किसने किया, इंसुलिन ने। अब जब जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की जब कमी होती है, जब जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, तो ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन क्या करता है, ये जो मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पर जो स्टोर हुआ है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज यहाँ पर स्टोर हुआ है ना, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज यहाँ पर स्टोर हुआ है, इसको क्या करेगा, ये ग्लूकोज में चेंज करेगा। मतलब कि जो ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो स्टोर्ड यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है इसको क्या करेगा, ये ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में मतलब कि चेंज करके उसको लीवर में स्टोर कर देना। और ग्लूकागोन का क्या काम है, इस ग्लाइकोजन को वापस से किस में बदल देना, ग्लूकोज में बदल देना। ठीक है, तो इस प्रकार से जस्ट इसका दोनों का एक दूसरे का अपोजिट काम रहता है। ठीक है, इंसुलिन का काम हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हमारे शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज करेगा और उसको लीवर में ले जाके स्टोर कर देगा और एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर देगा। जबकि यहाँ पर ग्लूकागोन का काम क्या है, वो जो स्टोर्ड जो वहाँ पर हमको ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज दिख रहा है, उस ग्लूकोज को मतलब उस ग्लाइकोजन को क्या कर देता है, वो वापस से वो ग्लूकोज में चेंज कर देता है और हमारे शरीर का जो शुगर लेवल है उसको बढ़ाता है ये। ठीक है, तो शरीर के शुगर लेवल को बढ़ाएगा। जब जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी, यहाँ पर ग्लाइकोज मतलब ग्लूकागोन नाम का जो एंजाइम है वो रिलीज होगा। किसके माध्यम से रिलीज होगा, पेनक्रियास से रिलीज होगा और वो धीरे धीरे हमारे शरीर के शुगर लेवल को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है उसको वो चेंज करेगा किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों का एक दूसरे के अपोजिट काम होता है। इसको आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ जो पॉइंट्स है ना उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। देखो, पेनक्रियास के बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में बदल करके लीवर और एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर देता है और शरीर में शुगर लेवल को कम करता है। शरीर में ग्लूकोज की कमी होने पर पेनक्रियास के अल्फा सेल से निकलने वाले ग्लूकागोन हार्मोन लीवर और एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है और शुगर लेवल को बढ़ाता है। इस तरह दोनों हार्मोन हमारे शरीर के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो शुगर लेवल है कंट्रोल किसके माध्यम से हो रहा है, इन दोनों के माध्यम से हो रहा है। किसके किसके माध्यम से, किसके मतलब कौन कर रहा है, तो पेनक्रियास कर रहा है। पेनक्रियास में जो इंसुलिन हार्मोन और दूसरा चीज ग्लूकागोन हार्मोन है वो इस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं शुगर लेवल को।
ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों ने जितना डिस्कस किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक पॉइंट को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।